तो आज वीडियो में एनालाइज करेंगे यूसीएल मैच डे 1 के सारे गेम्स को। ऑल्सो AFC चैंपियंस लीग में अल हिलाल, अल इतिहाद और अल नसर के मैचेस को भी ब्रेक डाउन करेंगे। और लास्टली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की कंट्रोवर्शियल स्क्वाड पे एक डिटेल्ड रिएक्शन, पूरी सीरीज का प्रीव्यू, प्रेडिक्शन, प्लेइंग 11 सब बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन। चलो भाई, तो आज हम लोग आ चुके हैं। इट्स द डे ऑफ कम बैक बिकॉज यूसीएल वापस आ चुका है और रविचंद्रन अश्विन भी वापस आ चुका है। तो काफी सारे कम बैक से मैं बात करनी है आज। स्टार्ट इस बार करते हैं फुटबॉल से आज बिकॉज काफी सारे मैचेस डिस्कस करने, राइट। और ऑफ कोर्स उसके बाद इवेंचुअली हम लोग द लाइक्स ऑफ अश्विन, संजू सैमसन, जितनी कंट्रोवर्सी हो रखी है अराउंड द इंडियन क्रिकेट टीम, पूरा ब्रेक डाउन करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पूरा एक प्लेइंग 11 निकालेंगे, स्क्वाड एनालिसिस करेंगे, सब कुछ करना है। बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैच दैट वी विल कवर इन द यूसीएल टुडे, PSG वर्सेस डॉर्टमुंड। भाई मतलब बिग शॉट गेम, आई थिंक सबसे बड़ा गेम ऑन पेपर। हाँ, क्योंकि आज का जो गेम था, क्योंकि काफी मैचेस थोड़े लो प्रोफाइल मैचेस थे इन टर्म्स ऑफ कि बड़ी टीम्स का मैच था पर थोड़ी छोटी टीम्स के साथ मैचेस थे। PSG डॉर्टमुंड ऐसा मैच है जिससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक इट डिलीवर्ड अप टू दैट। मतलब मैं तो स्टार्ट इस नोट पे करूंगा कि हमारे जो लेजेंड्स हैं मेसी और रोनाल्डो, उनके बिना पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 20 सालों में कि कोई यूसीएल में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो। तो मतलब जो लिसनर्स है वो चाहे तो 1 मिनट की शांति रख सकते हैं। रोनाल्डो चैंपियंस लीग में कर रहा है बट एशियन चैंपियंस लीग में कर रहा है। भाई ठीक है, उसके ऊपर भी आना है भाई। रोनाल्डो की भी बातें करनी है अल नसर के साथ। बट हाँ, PSG की अगर हम लोग बात करें यार, देखो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर श्योर गेम ने उतना शायद डिलीवर ना करा हो एज फार एज द एंटरटेनमेंट फैक्टर इज कंसर्न, बिकॉज जब भी कोई दो बड़ी टीम्स पेपर पे आती है ना तो हम लोग के एक्सपेक्टेशंस आई थिंक अनरियलिस्टिकली हाई हो ही जाती हैं। हमने लास्ट सीजन देखा था PSG और बायर्न का गेम था। पहला मैच तुम लोग को अगर याद होगा, इनफैक्ट दूसरा भी वन साइडेड ही चल रहा था मोस्टली, तो कुछ बहुत ज्यादा डिलीवर नहीं किया था एक्सपेक्टेशंस पे। बट आई हैव कम टू रियलाइज कि यूजुअली ना जब कोई दो बड़ी टीम्स मिल रही होती हैं तो मोर ऑफन देन नॉट जो है गेम थोड़ा सा बोरिंग लगता ही है, या फिर बहुत ज्यादा हाई स्कोर लाइन नहीं देखने को मिलती है। हमेशा 8-2 नहीं होता भाई। तो अगर स्टार्ट करें मैच के बारे में, देखो हमने लास्ट सीजन PSG को बहुत कवर किया है बिकॉज ऑफ मेसी, बट इस बार मैंने इस सीजन PSG को पहली बार खेलते हुए देखा था बिकॉज मैंने अब ठान लिया मैं PSG को नहीं देखूंगा लीग 1 में। वैसे भी टॉप 5 लीग्स में नहीं आती भाई, क्या ही रिलेवेंस है। बट क्योंकि मैंने सीधा पिछले सीजन के बाद अब देखा इनको विद ऑल द न्यू चेंजेस, विद नो मेसी, नो नेमार, नो रामोस, मैं मतलब आई विल ऑफ कोर्स शेयर माय ओपिनियन बट आई वुड लाइक टू नो योर्स फर्स्ट कि तुम्हारे लिए जो एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थी, वाज इट अ गुड वन और अ बैड वन? आई थिंक इट इज़ अ गुड वन, क्योंकि मेरे हिसाब से PSG का हम लोग कितने साल से ये देखते आ रहे हैं कि सुपरस्टार्स भरे पड़े हैं एंड वो साथ में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो रिगार्डलेस अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए थे तो आपको एक थोड़ी डिफरेंट अप्रोच ट्राई करनी ही करनी थी। एंड लुइस एनरिके के अंडर आई डोंट थिंक वैसे भी ऐसे टाइप का माहौल वो आने देता है टीम के अंदर। सो इन माय ओपिनियन आई थिंक अच्छी बात है कि अल्टीमेटली नेमार भी चला गया वहाँ से एंड मेसी भी चला गया। आई थिंक उन दोनों के लिए भी अच्छी बात है, PSG से छुटकारा मिला सॉर्ट ऑफ। एंड एम्बापे के लिए स्पेसिफिकली आई थिंक कि दिस इज़ गुड, क्योंकि एक सिंगल प्लेयर, एकदम टॉप प्लेयर, उससे ही एक्सपेक्ट करा जा रहा है सिर्फ गोल्स मारने के लिए, वही मेन मैन है पूरी टीम का। तो आई डू थिंक कि एम्बापे उस चीज़ में ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। बट यही बात है कि अगर ये सिचुएशन लानी पड़ रही है एम्बापे को फ्लरिश करने के लिए, देन हाउ आर वी इवन स्पीकिंग ऑफ हिम कमिंग टू मैड्रिड, क्योंकि वहाँ तो सुपरस्टार्स भरे पड़े हैं। तुम्हें बताओगे जब आएंगे तो। बट हाँ देखो, तुमने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि लुइस एनरिके के आने की वजह से काफ़ी चेंजेस आए। आई थिंक मुझे ना काफ़ी चीज़ें बहुत टिपिकल जो लुइस एनरिके के रिजीम में दिखती है ना, मुझे वो थोड़े थोड़े हिंट दिख रहे थे। पर्सनली वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगा कि PSG का इस सीजन जो गेम है मच फास्टर ऑन द विंग्स डेफिनेटली, क्योंकि अब एम्बापे भी लेफ्ट विंग पे आ गया है और डेम्बेले राइट विंग पे आ गया है। इससे पहले पिछले साल जो है विंग्स पे सिर्फ नूनो मेंडेस और हकीमी हुआ करते थे और सामने कोई विंगर्स नहीं होते थे एज सच। एम्बापे और नेमार वो दो अप टॉप खेलते थे और मेसी पीछे होल में खेलता था इन अ 3-4-1-2 फॉर्मेशन। बट इस साल क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट मुझे लगा कि टैक्टिक्स बहुत सिंपल है इस साल। 4-3-3 का जो हमेशा लुइस एनरिके खिलाता है ऑन पेपर बहुत सिंपल टैक्टिक्स है, वही फील्ड पे भी दिखता है आपको। वेरी पेसी ऑन द विंग्स, और जो बॉल का ट्रांजिशन है ना डिफेंस से लेकर अटैक तक बहुत क्विक है, बहुत वर्टिकल है। फालतू का बॉल लिंगर अराउंड नहीं कर रही है बिल्कुल। पहले आप मिडफील्ड पे डाल रहे हो, फिर वो बैक पास कर रहे हैं या फिर साइडवेज पासिंग कर रहे हैं। वर्टिकल पासेस के थ्रू बहुत जल्दी ट्रांजिशंस हो रहे हैं। काइंड ऑफ ये जो सारे मैंने ट्रेड्स बोले हैं, डोंट यू थिंक काइंड ऑफ रेप्लिकेट करते हैं व्हाट बार्सा वर इन 2015 अंडर लुइस एनरिके? आई थिंक करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि इनके पास एक प्रॉपर फॉरवर्ड लाइन होनी ज़रूरी थी। नॉट सेइंग कि पहले फॉरवर्ड लाइन गंदी थी,
बट वो फॉरवर्ड लाइन लगती नहीं थी। आधे लगते थे कि कभी मिडफील्डर्स बने पड़े हैं, कभी फॉरवर्ड नहीं है। इस टाइम पे जो 3 फॉरवर्ड्स हैं, स्पेशली जो इस मैच में स्टार्ट करे, कोलू मुआनी बाय द वे उसका पहला मैच स्टार्ट करा था उसने। ऑल फ्रेंच अटैकिंग लाइनअप, ऑल फ्रेंच एग्जैक्टली। डेम्बेले था और एम्बापे था, तो तीनों आई थिंक पूरे भागने वाले विंगर्स हैं पूरे। डेम्बेले टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक मेरे को उसका गेम उतना पसंद आया आज, क्योंकि उसका आता था क्या? नहीं मतलब कुछ होते हैं ना कि कुछ गेम्स में वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करता है, बट मेरे को इसमें फिर से वही बात लगती है उसकी कि वो विंग्स पे ही चला जाता है, फिर अंदर आती नहीं उसकी बॉल अंदर, वो बंदा वहीं पे इधर उधर करता रहता है, फेक करता रहेगा। तो ये शायद मेरा थोड़ा बायस भी है, क्योंकि मेरे को ऐसे प्रॉपर ट्रेडिशनल विंगर्स वाली चीजें पसंद नहीं है। मैं तो खुश हूं भाई एज अ बारसा फैन, भाई मरे जाके भाई, कोई मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। एग्जैक्टली। बट कोलू मुआनी स्पेसिफिकली उसका भी, क्योंकि उसका पहला स्टार्ट था ये, मेरे को उसका गेम भी उतना अच्छा नहीं लगा, ऑल्दो उतना ज़्यादा ब्लेम करा भी नहीं जा सकता उसे, क्योंकि पहला स्टार्ट है ऑब्वियसली। आई डू थिंक कि जब गोंसालो रामोस एकदम एंड में आ गया था तो उसने थोड़ा ज़्यादा अच्छा डिफरेंस बनाया था। एक ऑफसाइड गोल भी मारता उसने, ऑलमोस्ट हो ही जाता गोल। मतलब आई थिंक कि थोड़ा क्लिनिकल लगता है, एंड थोड़े जो एकदम टिपिकल स्ट्राइकर वाले इंस्टेंट्स होते हैं ना, दैट ही कैन स्मेल अ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, वो मेरे को लगता है कोलू मुआनी से ज़्यादा अभी गोंसालो रामोस के पास है। डू यू थिंक इन नियर फ्यूचर ही विल स्टार्ट फॉर पीएसजी ओवर कोलू मुआनी? आई थिंक लुइस एनरिके इज दैट काइंड ऑफ अ मैनेजर जो कि अच्छा खेलेगा, उसको स्टार्ट कराएगा। ही वोंट हेजिटेट फ्रॉम बेंचिंग अ सॉर्ट ऑफ अ बिग नेम प्लेयर अपार्ट फ्रॉम एम्बापे। ऑब्वियसली एम्बापे का तो क्लब ही वही है पूरा, बट अगर डेम्बेले परफॉर्म नहीं करता को बेंच कर देगा। हाँ, एम्बापे लुइस एनरिके को बेंच कर देगा। अगर डेम्बेले परफॉर्म नहीं करता, आई थिंक उसको भी वो बेंच करने की पावर रखता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि अनलेस एंड अनटिल कोलू मुआनी परफॉर्म्स, आई डोंट थिंक कि फिर वो गोंसालो रामोस के ऊपर स्टार्ट करेगा। ट्रू, बट अगर हम लोग फर्स्ट हाफ की बात करें, मुझे ऐसा लगता है ना, फर्स्ट हाफ वाज काइंड ऑफ a bit typical of what PSG usually was last season in League One, जहाँ पे पोजेशन बहुत ज़्यादा होगा, पूरा डोमिनेट कर रहे होंगे, लेकिन गोल नहीं आया होगा यूजुअली। right. और यही हमने देखने को मिला। 79% पोजेशन था इनका फर्स्ट हाफ में, क्रेजी, बट जस्ट 1 शॉट ऑन टारगेट। मतलब ये मुझे से बात समझ में नहीं आती कि आप 79 मतलब बॉर्डर लाइन 80% पोजेशन है आपका पूरे गेम में, और आप सिर्फ एक ही शॉट ले पाए हो टारगेट पे अभी तक। तो दैट काइंड ऑफ टेल्स अस द टेल की फर्स्ट हाफ में बॉल फाइनल थर्ड में पोजेशन में तो बहुत ज़्यादा टाइम तक थी। इनफैक्ट एम्बापे, डेम्बेले ये सब अपनी पेस के थ्रू काफ़ी चांसेस क्रिएट करने का ट्राई कर भी रहे थे। आई रिमेंबर विटिना ने भी अराउंड द 20th मिनट एक पोस्ट पे मारा था, राइट, और बॉक्स के अंदर से शॉट लिया था वो, दैट कुड हैव बीन कन्वर्टेड पोटेंशियली। बट ऐसे कई सारे हमें 1-2s के इंस्टेंसेस देखने को मिले थे जहाँ पे एम्बापे और डेम्बेले अपनी पेस से बीट करने का ट्राई कर रहे थे डॉर्टमुंड की बैकलाइन को, बट समहाउ इट कुड नॉट कम टू फ्रूइशन। और वहाँ पे हमने देखा कि आई थिंक कोलो मुआनी का तो उतना ऑन पेपर कंट्रीब्यूशन था भी नहीं। जितना भी थ्रेट आ रहा था ना, वो एम्बापे और डेम्बेले से ही आता हुआ दिखा मुझे। एंड दे हैड द फ्लेक्सिबिलिटी कि वो लोग विंग स्विच भी कर रहे थे कई बार, कभी एम्बापे भी राइट विंग पे जा रहा था, कभी डेम्बेले लेफ्ट विंग पे भी आ रहा था। तो वो फ्लूइडिटी देख के अच्छा लग रहा था, काइंड ऑफ लाइक व्हाट नेमार एंड मेसी वुड हैव व्हेन दे वुड प्ले अंडर लुइस एनरिके। बट वही वहाँ पे सुआरेस और यहाँ पे कोलू मुआनी है, तो बहुत फर्क आ जाता है। एंड समहाउ वो चांसेस बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हो पाए। कई सारे शॉट्स लिए बट टारगेट में से एक ही था। साइड नेटिंग पे कई बार लगा, ऊपर लगा कई बार, लेकिन बस टारगेट पे नहीं लग रहा था। बट ये बात तो क्लियर थी यार कि डॉर्टमुंड जो है ना सेकंड फिडल खेल रही है, सर्वाइव करने का ट्राई। मुझे तो यही लग रहा था कि हम लोग जो एक्सपेक्टेशन रख भी रहे थे इस मैच से, हम सबको पता है पीएसजी एक सीरियस क्लब नहीं है। मतलब पीएसजी आई थिंक सभी थोड़ा डाउनफॉल प्रे कर रहे हैं उसका, पीएसजी का इन जनरल सारे क्लब्स को थोड़ी चिड़न है उस क्लब से। बट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि डॉर्टमुंड जो है वो भी बॉटलर्स ऑफ द बॉटलर्स में से लास्ट सीजन हमने देखा ही था। एग्जैक्टली, तो हमें उससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, स्पेशली जब उनके भी कुछ ऐसे खास प्लेयर्स अब बचे नहीं है। जूड बेलिंगम उनका स्टार बॉय था, वो भी वहाँ से चला जा चुका है। सो आई थिंक अगर हम लोग एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि बहुत तगड़ा गेम होने वाला है, हाई स्कोरिंग टाइप का, तो हम लोग शायद गलत ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि डॉर्टमुंड से इस टाइम पे ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना इज नॉट मे बी राइट। नहीं, बट आई जेन्युइनली फील दैट पीएसजी शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 1 or 2 goals in the first half itself. Easily. मतलब ये स्कोर लाइन काफी बेटर हो सकती थी, और पीएसजी की लैक ऑफ आई थिंक अटैकिंग प्रोग्रेस इन द फाइनल थर्ड, क्लिनिकल फिनिशिंग नहीं थी उतनी। ये एम्बापे का गेम भी कुछ खास अच्छा नहीं गया। मैं अभी उसके ऊपर आऊंगा फॉर श्योर, बिकॉज अगर मैं वैसे देखो 40th मिनट के आसपास एक जो है हैंडबॉल की भी अपील हुई थी, जिनको याद होगा, वहां पे पोटेंशियली वार चेकअप भी होने वाला था, बट अल्टीमेटली पेनल्टी नहीं दी गई। फर्स्टली लेट मी जस्ट से शायद वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो सकता है, बट इन माय ओपिनियन सही डिसीजन था।
जिस तरीके से बॉल लैंड कर रही थी डिफ्लेक्ट होकर उसके हाथ पे लगी थी, आई थिंक नहीं मिलना चाहिए था पेनल्टी वहाँ पे। Okay. अब बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता और यही सोच के VAR ने डिसाइड किया कि पेनल्टी नहीं देनी चाहिए उस पर। आई होप कि PSG फैंस कोई ड्रामा ना करें कल को, मतलब हम लोग सोशल मीडिया खोल के देख रहे हैं कि उसके ऊपर अपील चल रही है। खलीफी ने कह दिया कि हम जो है मतलब एक प्ली जो है फाइल करने वाले हैं कि इसको कैसे नहीं दिया आपने। तो आई थिंक उसका कोई एक्सक्यूज दे नहीं सकते कि इसकी वजह से गोल नहीं है। आई थिंक क्लियरली उन्हें गोल मारने चाहिए थे। एंड ऑल्दो एज यू सेड एम्बापे थ्रेटनिंग लग रहा था बट ही कुड नॉट कन्वर्ट हिज चांसेस एंड दिस वाज मच मोर एविडेंट फॉर मी इन द सेकंड हाफ। राइट, अगर मैं सेकंड हाफ की बात करूं, सेकंड हाफ शुरू होता और तुरंत ही एक पेनल्टी मिल जाती है। आई थिंक दिस टाइम ऑल्सो डिफेंडर के लिए थोड़ा अनफॉर्चुनेट था बिकॉज वो नीचे गिरते गिरते उसका हाथ जा रहा था। आदमी नीचे गिर रहा है फर्श पे तो भाई हाथ से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा ही। राइट, तो वो इट वाज नॉट एन अननेचुरल रिएक्शन फॉर द प्लेयर पर से, बट अगर ऐसे पे आपके हाथ पे बॉल लगेगी तो वो पेनल्टी देनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे लगता है वहां पे भी करेक्ट डिसीजन लिया रेफरी ने और VAR ने और पेनल्टी मिलती है। एम्बापे की पेनल्टी के बारे में क्या कहोगे तुम? आई थिंक रुकी जाती ऑलमोस्ट, ऐसी कोई बहुत तेज भी नहीं मार थी ना, एकदम कोने में थी, सही जगह भी डाइव कर गया था कीपर। well, आई थिंक उसका हाथ भी नहीं लग पाया कीपर का। मेरे को वो थोड़ी चीज़ अजीब लगी कि आप हाथ भी नहीं लगा पाए कीपर उस बॉल पे, वरना आई थिंक शायद पेनल्टी रोक भी सकती थी वो। मतलब हाँ यार, मुझे भी यही लगता है कि थोड़ा सा लकी था एम्बापे जरूर वहाँ पे। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ही इज सो काम एंड कंपोज और एकदम चिल था, बट काइंड ऑफ मुझे तो थोड़ा उल्टा लग रहा था कि भाई इज ही जोन्ड आउट फ्रॉम द गेम। और वही बात मैं फिर से रिआइट्रेट करूंगा कि जो जोनिंग आउट वाली बात थी ना, थ्रू आउट द गेम मुझे लग रहा था। एक तो वॉचिंग PSG फॉर द पास्ट 2 सीजन्स, अब मुझे अच्छे से पता है कि एम्बापे की टेंडेंसी है कि वो दूर दूर से सेंसलेस शॉट्स लेता है। उसकी ब्रिलियंस है कि वो कई बार कन्वर्ट भी कर देता है, बट 90% ऑफ द टाइम्स ही लुक्स रियली डम इन माय ओपिनियन। ठीक है, और वो आज मुझे फिर से देखने को मिला। देयर वर सेवरल चांसेस जहाँ पे विटिनिया जैसे लोग जो है वो रन बना रहे थे विंग्स पे फ्रॉम द मिडफील्ड, उनको ले ऑफ करने के लिए बॉल और फिर कटबैक का वेट करने के, जो यूजुअली मेसी करता है जॉर्डी अल्बा के साथ, वो करने की जगह वो मतलब पता नहीं 40-50 यार्ड से दूर दूर से शूट ले रहा है। मुझे लगता है कि यार क्या ही सेंस है इस चीज का। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक नकली फिनिशर है इन द नेम ऑफ डेम्बेले, आज तुम अपना भी नकली बना दिखा रहे हो यहाँ पे। राइट, तो हाउ वुड यू मैनेज दैट? मुझे लगता है अगर जस्ट आउटसाइड द बॉक्स है बॉल, जस्ट आउटसाइड भी है थोड़ा सा पीछे, तो आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड अगर वो शूट ले रहा है। हैविंग सेड दैट, अगर कोई बंदा है जेन्युइन जो कि बेटर पोजीशन में है, या फिर कोई फुल बैक जो है वो विंग्स पर रन निकाल रहा है, यू कैन ले इट ऑफ और फिर वो क्रॉस डाल दे ताकि स्ट्राइकर को गोल मिल जाए। आई डोंट थिंक ये एम्बापे वो एक्चुअली करने भी वाला है जब तक उसको कोड़े पड़ेंगे नहीं प्रॉपर, क्योंकि हमने मेसी नीमार के साथ देख लिया उसको खेलते हुए, तब भी वो ये नहीं करता। तो अब तो मेन मैन है टीम का, ना कोई ऐसा बहुत स्टार स्टडेड कोई बंदा आगे है, तो वो क्यों ही करेगा। अल्टीमेटली उसे अपने गोल चाहिए, और जब तक उसके गोल आ रहे तब तक वो बंदा खुश है। अल्टीमेटली जीत तो गई टीम भी, बट वही बात है कि सिर्फ 2-0 की स्कोर लाइन से जीतना आई डोंट थिंक वाज इनफ पॉसिबली। बट ये वही बात है ना यार कि एक तो पहले सेकंड गोल की बात कर लेते हैं, देन लेट्स हैव फाइनल वर्ड्स ऑन दिस गेम। सेकंड गोल बिकॉज इट वाज ब्रिलियंट आर्ट इन माय ओपिनियन। राइट, विटिनिया का मैं यूजुअली उसको भी थोड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ कि उसके पास भी सेम टेंडेंसी है। इनफैक्ट लास्ट सीजन कई सारे रूमर्स निकल के आए थे कि नेमार जैसे लोग तो काफ़ी गुस्सा थे उससे ड्रेसिंग रूम में कि ही डज नॉट पास द बॉल एट द राइट टाइम, इंस्टेड डिसाइड्स टू शूट हिमसेल्फ। बट वहाँ पे आज मैंने वो चीज़ देखी उससे। आज जो सेकेंड गोल था हकीमी के साथ जो उसने 1-2 करा है, राइट, ऑन 2-3 ओकेजन्स, और फिर हकीमी ने जो वो फेक करके शॉट गिराया है डिफेंडर को, और फिर मतलब बहुत ही आउटर फुट से प्यार से कर्ल इन कर दिया। आई थिंक वो गोल वन ऑफ द बेस्ट गोल्स था आज के दिन पे, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट, तो चलो छोड़ो, बेटर गोल्स था, वन ऑफ द बेटर गोल्स फॉर श्योर। एंड काफी मजा आया देख के। एंड विटिनिया, अगर वही बात है ना, विटिनिया में टैलेंट की कमी नहीं लगती। वही मुझे लगता है कि अगर ये शॉट वाली चीज हटा दो तो उसका इन जनरल फर्स्ट टच भी ले लो या फिर उसकी ड्रिबलिंग भी देख लो, आई थिंक वो इम्प्रूव करेगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेयर बन सकता है एक्चुअली। तुम तो पोर्चुगल सपोर्टर भी हो, तो लगता ही होगा प्रॉस्पेक्ट एक अच्छा। बट हाँ, उसको थोड़ा सा वो गेम सेंस इंप्रूव करने का बस जरूरत है, जो कि विद एज आई एम श्योर बन जाएगा, क्योंकि अभी ही इज टू यंग। एंड अगर इतने बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहा है तो ही मस्ट बी पिकिंग देयर ब्रेन्स, सो आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट दैट। बट इट वाज नाइस टू सी कि वो मुझे थोड़ी प्रोग्रेस दिखी वहाँ पे। आई एम श्योर कि लुइस एनरिके ने भी ये चीज स्पॉट करी होगी और बोला ही होगा फॉर श्योर। Exactly. तो आई थिंक ही इज इन गुड हैंड्स वहाँ पे तो। एंड पोर्चुगल को शायद फायदा करे अगर वो स्टार्ट करे पोर्चुगल से इवेंचुअली, देखते हैं यूरो में क्या होता है। बट यही चलता रहा। एंड इवन टुवर्ड्स द एंड आई कैन क्लियरली रिमेंबर हाउ एम्बापे और डेम्बेले जो है वो विंग्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लिटरली कई बार ऐसा हुआ कि 3v2 2v2 सिचुएशंस बन रही हैं,
वो लोग एक तो उन दोनों की ना आई थिंक पासिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, डेम्बेले और एम्बापे की। Right. हाँ हाँ। लाइक एज मॉडर्न डे विंगर्स तुम्हारी पासिंग थोड़ी बेटर होनी चाहिए। उनके पास उतना आई थिंक एम्बापे को तो मैं फिर भी कह सकता हूँ, बट डेम्बेले भाई मतलब हाँ कितनी बार मैंने देखा कि थोड़ा सा विजन बेटर होता ना उनका तो वो इजीली 1-2 करके 2-3 गोल और मार सकते थे, बट दे डिसाइडेड टू ओवर रिएक्ट इफ आई कुड से सो, कि मतलब कुछ समझ भी नहीं आया, जल्दी जल्दी रिएक्ट करना तो कुछ भी कर दिया जो इजीएस्ट ऑप्शन लग रहा है, और वो उसमें यूजुअली क्या होता है कि जो पास आपने ले ऑफ करा वो डिफेंडर के पैरों पे चली गई आराम से, एक पोटेंशियल गोल का अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, एक ओपनिंग मिस हो गई। ये मैंने चीज़ एंड तक देखी है, विच इज़ वाई आई फील कि PSG एंड लुइस एनरिके, बिकॉज लुइस एनरिके मस्ट हैव दैट मेंटालिटी। उसने PSG के अगेंस्ट कहा था ना कि इफ दे कैन स्कोर 4 वी कैन स्कोर 6, जब बार्सा से खेला था तो। सो आई थिंक वो मेंटालिटी का वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। सो हिज वर्ड्स मस्ट हैव बीन ऑन द लाइन्स कि यार ये 2-0 ऑन पेपर है, बट इट कुड हैव बीन मच बेटर। बट यहाँ पे जो एक फ्लिप साइड है इस आर्ग्यूमेंट की, विच वुड बी माई लास्ट पॉइंट फॉर दिस गेम, देखो इतना बड़ा एक ट्रांजिशन आया है PSG में, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द नेम्स बट ऑल्सो कल्चरली इन माई ओपिनियन, कि जो आपका स्टार पावर वाला जो पूरा सीन था वो आपने ख़त्म कर दिया एकदम ही, और एकदम फ्रेश स्टार्ट हुई है। आई कैन जेन्युइनली से कि आज की डेट में जितने भी सुपरस्टार्स हैं उसमें से सिर्फ एक ही सुपरस्टार आज ऑन फील्ड था फॉर PSG, जो कि एम्बापे है, और कोई भी नाम ऐसा कोई सुपरस्टार टैग का नहीं है, राइट, विच हैज़ बीन far away from the truth in the recent years. Exactly. हमेशा एटलीस्ट 2-3 स्टार तो दिखते ही हैं हम लोगों को। तो ऐसे में हम क्या ये भी कह सकते हैं कि यार देखो, आर वी एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम PSG? बिकॉज डॉर्टमुंड, लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, इट्स नॉट एन ईजी टीम। हम द फैक्ट दैट हम लोग PSG को देख के कह रहे हैं कि 2-0 जीते एंड दिस इज नॉट इनफ, दे कुड हैव डन सो मच बेटर, इजंट दैट अ कॉम्प्लीमेंट इन इटसेल्फ? मुझे ऐसा लगता है कि लुइस एनरिके के अंडर आई थिंक एक्सपेक्टेशन वाइज वैसे भी हमें ऐसी टाइप की नहीं होनी चाहिए कि ये तो एकदम गजबी फुटबॉल खेल जाएंगे और चैंपियंस लीग जीत जाएंगे। लीग 1 जीतना वाला पॉइंट सही है, बट इन जनरल इधर भी उसका फर्स्ट सीजन ही है, चाहे वो अच्छा खेले या गंदा खेले, राइट। तो वी हैव टू कट हिम सम स्लैक उस चक्कर में। इधर वे आई थिंक कि लुइस एनरिके इन जनरल तो वी हैव नोन कि वो काफ़ी ब्यूटीफुल फुटबॉल ही खिलाता है। सो 2-3 सीजन्स आगे जाके वी कैन एक्सपेक्ट दोज थिंग्स कि वो एकदम प्रॉपरली अपना स्टाइल ऑफ प्ले इम्प्लीमेंट कर देगा, एंड आई थिंक नेक्स्ट सीजन ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट सेइंग कि इनको बड़ी टीम से अगेंस्ट भी प्रॉपरली परफॉर्म करके जीतना है, नॉट इन द सेंस कि ये लोग डोमिनेट हो जाएं उसके बाद जीत जाएं, बट आपको डोमिनेट करके जीतना है, जो कि बड़ी टीम्स करती हैं। वो PSG अभी नहीं कर रही है, एंड इस सीजन में वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखूंगा PSG से, बट हाँ गोइंग फॉरवर्ड अगले सीजन से आई वुड एक्सपेक्ट कि लुइस एनरिके अपना स्टाइल ऑफ प्ले प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर चुका हो और फिर अच्छे से जीतना भी स्टार्ट करें वो लोग। हाँ यार, मतलब लेट्स सी कि कितना दूर जा पाते हैं ये लोग, बिकॉज अभी भी आई थिंक स्पेशली आफ्टर दिस परफॉर्मेंस दे वुड बी द फेवरेट्स टू टॉप द ग्रुप। एंड मतलब मुझे लगता है सिग्निफिकेंटली इनको अपना लीग जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव करने की जरूरत है, राइट, वो लीग में काफी हार रहे हैं लोग। तो बट आई थिंक अगर ये लोग UCL में एक डीप रन बना सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ द लीग, आई थिंक ओनर्स माइंड नहीं करेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है, बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम, राइट, व्हिच हैज टू बी अबाउट दिस टी-शर्ट। बार्सिलोना ने भाई आई थिंक अभी जो वीकेंड पे गेम खेला था, हमने बात करी थी कैसे डोमिनेट करा है, एवरीवन केम टू द पार्टी। आई थिंक 4-0 था, फेरान टोरेस से फ्री किक मारी थी, फिलिक्स ने मारा था, कैंसलो ने मारा था, लेवेंडोस्की ने मारा था, राइट, तो 4-0 था, राइट। दे डिड वन बेटर हियर, 5-0 का स्कोर हुआ है अगेंस्ट रॉयल एंटवर्प। ये टीम भाई मतलब मैंने पहली बार नाम सुना था, इट्स अ बेल्जियन क्लब जिनको नहीं पता है, एंड डेब्यू कर रहे थे अपना इन द UCL ग्रुप स्टेज। सो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी बुरी बात थी, क्योंकि वैसे भी अवे गेम था उनके लिए, कैंप न्यू में मैच था, कैंप न्यू कह रहा हूँ मतलब भाई अभी जो भी खेल रहा है। सो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी बार्सा की। पहली बात तो कि देखो गुंडोगान वॉज फिट इन टाइम, वापस आ गया प्लेइंग 11 में, बस यही एक चेंज था मेजर पिछले मैच से। जो अच्छी बात मुझे लगी वंस अगेन, जैसे कि मैंने PSG के लिए कहा, हमने लास्ट सीजन बार्सा को देखा था एक 4-2-2 बॉक्स फॉर्मेशन बना रही है, जो कि आगे जाते वक्त एक 4-2-3-1 में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टैक्टिक्स थे। चावी वंस अगेन थैंक्स टू द साइनिंग ऑफ जॉ फिलिक्स वापस एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन पे चला गया, विच इज़ द बेसिक 4-3-3। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलिक्स और रफीनिया जो है विंग्स पे स्टार्ट करते हैं ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड रिस्पेक्टिवली। लेवेंडोस्की ऑफ कोर्स बीच में स्ट्राइकर होता है। अब यहाँ पे मुझे एक बात अच्छी लगी कि उसने ट्रस्ट दिखाया डियोंग पे टू बी द CDM, द सिंगल पिवट। रोमेयो को स्टार्ट नहीं कराया, पहले जो बॉक्स फॉर्मेशन थी उसमें डबल पिवट पीछे होता था डियोंग और बुस्केट्स का, यहाँ पे सिर्फ डियोंग था और उसके सामने जो है गुंडोगान और गावी थे एज द इंटीरियर्स, राइट। बैक लाइन में ऑफ कोर्स अराहो अभी फिट नहीं हुआ है, पॉसिबली अभी कमिंग वीकेंड के गेम पे वो खेलने लायक हो जाएगा, तो अभी के लिए कुंडे और क्रिस्टेंसन थे।
एंड ऑफ कोर्स अपना बाल्डे और कैंसलो को तो स्टार्ट करना ही था. सो मुझे ये अच्छा लगा कि सिंपल टैक्टिक्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्टिक्स, सबको पता है उनका रोल क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रन्स नहीं है, डियोंग के ऊपर ट्रस्ट दिखाया गया है. और भाई डियोंग ने जिस तरीके से रीपे करा है, मतलब आई एम सो हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस टुडे. मतलब वी ऑल नो कि वो अटैकिंग ऑफेंसिवली काफ़ी अच्छा है, बट वॉज ही ऑल्सो दैट गुड डिफेंसिवली? आई थिंक डिफेंसिवली नहीं था उतना अच्छा इन अ सिंगल पिवट, बिकॉज ही लाइक्स टू कैरी द बॉल. वो उस टाइप का प्लेयर है, इसलिए डबल पिवट में बहुत अच्छा खेलता है यूजुअली. बट मुझे लगता है कि जब तक आप ट्रस्ट नहीं दिखाओगे, और व्हाट बेटर ओकेजन दैन दिस गेम, स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना, बेसिकली स्टार्ट करना ही पड़ेगा. और कब तक आप रोकोगे? आई थिंक इवन डियोंग इज नॉट 25-26 होने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो वो भी धीरे धीरे अपनी प्राइम पे एंटर कर रहा है, एंड हम लोग को वी हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ हिज प्राइम इन माय ओपिनियन. राइट. तो वहाँ पे अगर वो सिंगल पिवट का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, यू वुड नॉट हैव टू स्पेंड $100 million इन द ट्रांसफर मार्केट टू गेट अ रिप्लेसमेंट फॉर बुस्केट्स. बनी बनाई रिप्लेसमेंट मिल रही है जो कि वर्ल्ड क्लास है, पूरी दुनिया मर रही है उसके लिए. आई थिंक बहुत अच्छा सोल्यूशन है यार. सो व्हाट वुड यू से अबाउट रफीनिया स्टार्टिंग? क्योंकि आई थिंक हम सब लोग चाह रहे थे कि फेरान टोरेस स्टार्ट करे, एंड आई थिंक बस उसको बेंच इसलिए करा है ताकि थोड़ा रेस्ट मिल जाए उसको बीच में फॉर द अपकमिंग गेम्स ऑफ ला लीगा. बट रफीनिया स्टार्ट करता है, अल्टीमेटली गोल आता है उसका. रफीना असिस्ट करता है, एंड द फैक्ट इज कि रफीना डिड नॉट डिसअपॉइंट. अब इसमें मुझे ये नहीं पता, देखो इसमें टैक्टिकली मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं करना चाहता, बिकॉज विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू द अदर टीम, एंटवर्प कुछ ज़्यादा कॉम्पिटिशन था नहीं. इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले हाफ के बाद एंटवर्प का सिर्फ एक ही शॉट था पूरे मैच में, वो ऑन टारगेट था, वो भी फॉर्मेलिटी का था. राइट. वो शॉट की क्वालिटी देख के सब समझ जाएंगे कि वो किस टाइप का शॉट था. इट वाज नॉट अ जेन्युइन चांस पर से. तो लिटरली जीरो फाइट थी. इनफैक्ट पहले आधे घंटे तक तो एक भी शॉट नहीं लिया था उन्होंने गेम में. फॉरगेट ऑन टारगेट, पूरे गेम में एक शॉट ही नहीं लिया था उन्होंने. इस लेवल का डोमिनेशन था बार्सिलोना का. सो एवरी प्लेयर ऑन द पिच लुक्ड बेटर दैन व्हाट ही वाज एक्चुअली डूइंग इन माय ओपिनियन, क्योंकि ऑपोजिशन ऑफ द लेवल ऑफ द ऑपोजिशन वाज जस्ट टू लो. एग्जैक्टली. सो उसके चलते हुए मैं ज़्यादा जज नहीं करूंगा रफीनिया को भी, बिकॉज जितना उसने करा अच्छा ही करा, कुछ खराब नहीं था. बट अगर मैं गोल्स की थोड़ी बात करूं, बिकॉज 5 गोल थे, काफ़ी गोल्स थे. इनफैक्ट आई थिंक आज के दिन का सबसे हाई स्कोरिंग गेम यही था. भाई जॉ फीलिक्स के साथ स्टार्ट करा जाए, क्या मतलब खेल रहा है बंदा यार. मतलब फीलिक्स जिस तरीके से खेल रहा है इस टाइम पे, आई नो कि कुछ लोग कहेंगे कि वो पर्पल पैच सॉर्ट ऑफ हो सकता है, अभी अभी आया है, अभी गोल मार रहा है, बाद में नहीं मारेगा. बट आई थिंक फीलिक्स का स्टार्टिंग से यही केस था, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेल नोन फैक्ट, एंड काफ़ी फैंस इस चीज़ से अग्री करेंगे कि वी ऑल न्यू कि अगर वो ऐसे सॉर्ट ऑफ बारसा काइंड ऑफ सिस्टम में खेलेगा तो ही वुड फ्लरिश, क्योंकि वो है वैसा टाइप का प्लेयर. मैं ऑनेस्टली थोड़ा स्केप्टिक था, बिकॉज मुझे उसका एटीट्यूड वगैरह भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था. बट द वे ही हैज बीन कंडक्टिंग हिमसेल्फ और जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस दे रहा है, आई हैव नो कंप्लेंट्स. तो वो तो है फॉर श्योर. तो आगे जाके वुड यू कंसिडर बाइंग हिम? If he has a good season, why not? Because I don't think Ansu Fati is the answer anymore. और Dembele जा ही चुका है. So अगर Felix, because he is also very young, और ला लीगा में खेला है कुछ साल, तो उसको पता है, he is acclimatized to every other team. तो एक होम ग्रोन सोल्यूशन अगर हमें मिल रहा है तो क्या बुराई है? Exactly. As long as his attitude is in check, तो I don't think there should be any problem. And I think एक ही और मेजर चेंज था, वो भी ओरियल रोमेयो का था, जिसकी जगह डियोंग खेला था अल्टीमेटली. सो ओरियल रोमेयो भी आई थिंक सिर्फ अभी के लिए रेस्ट किया गया है. गुंडोगान को आई डोंट थिंक कि वो लगातार अभी चांस देंगे, क्योंकि जस्ट अभी इंजरी से वापस आया है. तो आगे आने वाले गेम्स में भी आई डोंट थिंक कि वो स्टार्ट करेगा तो करेगा, बट पूरा गेम नहीं खेलेगा. आई थिंक वही है ना कि देखो, मुझे लगता है ओरियल रोमेयो गोइंग फॉरवर्ड विल नॉट बी द फर्स्ट चॉइस एनीवे. कुछ आई थिंक लो स्टेक्स वाले गेम में वो स्टार्ट कर सकता है. इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि चाहते तो शायद आज भी स्टार्ट करा सकते थे, बट इफ गुंडोगान फेल्ट फिट देन हु आर वी टू क्वेश्चन हिम. और डियोंग के ऊपर इतना ट्रस्ट दिखाया गया, आई थिंक, आई होप कि वो कंटिन्यू करा जाए. कोई जल्दबाजी के चक्कर में दोबारा रोमेयो को वापस ले आए और डियोंग को बोल दिया अब तुम आगे खेलो. इससे अच्छा उसको ट्रस्ट दो. आई एम श्योर वो अच्छा करेगा. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही विल स्टार्ट शोइंग द ट्रू क्लास दैट ही पोजेसेस. राइट. बट फीलिक्स ने भाई जो पहला गोल मारा, आई थिंक उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निकलिटी भी थी. यूजुअली ना क्या होता है, जिस एंगल से उसने मारा था, वो कीपर जो है बीच में खड़ा हुआ था गोल पोस्ट के, और ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ फार पोस्ट कर्लर, कि वो फीलिक्स जो है वहाँ से कर्ल करेगा दूसरे मतलब लेफ्ट साइड वाले पोस्ट पे. उसी में फीलिक्स ने क्या करा भाई, उसने अलोंग द ग्राउंड नियर पोस्ट पे मार दिया. तो कीपर खड़ा रह गया, कुछ मूव ही नहीं कर पाया. तो आई थिंक वो एक कहते हैं ना, उस छोटे से रिएक्शन टाइम में आप कैसे प्रोएक्टिवली एक नया स्किल एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, वो उसने वो काम हेडेड जो है उसका
रिएक्शन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा जॉ फिलिक्स का देख के। राइट। तो वो उसने वो बिग गेम प्लेयर वाली बात होती है, वो टेम्परामेंट अच्छा लगा मुझे देख के, समथिंग विच काइंड ऑफ डेम्बले लैग्ड ऑल दिस वाइल। हमने इनफैक्ट डॉर्टमुंड वाले मैच में भी देखा था। और जो अगला गोल था दैट वाज द बेस्ट गोल फॉर मी, बिकॉज वहां पे हम देखते डियोंग ने जो बॉल डाली थी फिलिक्स को, बॉल ऑफ द डे फॉर मी। आई थिंक वो मेसी की याद आ गई मुझे वो देख के, एंड दिस इज व्हाई आई सेड कि आई थिंक डियोंग हैड एन अल्टीमेट गेम टुडे। ऑफ कोर्स स्कोर शीट पर नहीं आया इससे लोगों को पता नहीं चलेगा प्रोबेबली, बट बहुत अच्छा गेम था उसका। एंड देन फिलिक्स ने भी ही मेड एन इक्वली गुड पास टू लेवेंडोस्की, उसने भी भाई फर्स्ट टाइम फिनिश करके काफी अच्छा गोल था। एंड विद दिस लेवेंडोस्की हैज हिज 100th गोल इन द यूसीएल, राइट, जस्ट बिहाइंड मेसी एंड रोनाल्डो, सो ओनली द थर्ड गाय। तो आई थिंक थर्ड गाय है, हाँ थर्ड गाय है, राइट, और किसी ने नहीं करा। नहीं। सो बहुत बड़ी बात है। वैसे वुड यू से कि जैसे अगर हमने डियोंग की बात करी कि वो ऐसे पासेस अच्छे डाल पाता है, मेसी-एस्क पासेस, अगर हम लोग आगे जाके उसको एज अ सिंगल पिवट सोल्यूशन लेके चल रहे हैं तो वी ऑल नो कि उसकी बॉल कैरिंग एबिलिटी जो है वो हैम्पर होने वाली है। नेचुरली वो पासेस जो है वो थोड़े डीपर एंड से मार पाएगा, पासेस जो भी मारेगा। सो शुड वी एक्चुअली लुक एट हिम एज अ सिंगल पिवट सोल्यूशन, क्योंकि वी ऑल नो कि फिर उसकी एबिलिटी हैम्पर होगी जिसमें वो इतना अच्छा है। यार इसमें मुझे लगता है ना, इनफैक्ट अगर जिसने गेम देखा हो थोड़ा ध्यान से, तो आई वुड लव फॉर देम टू ब्रेक दिस डाउन, बिकॉज मैंने ऐसा नोटिस किया पर्सनली कि जब भी डियोंग के पास थोड़ी अपॉर्चुनिटी थी कोई ग्राउंड ब्रेकिंग पास डालने का, तो गुंडोगान रेडी था पीछे आने के लिए। और इनफैक्ट हमने देखा था कि जब ओरियल रोमेयो भी आया था ना, तो गुंडोगान पीछे ज़्यादा आ रहा था जब डियोंग जा चुका था, राइट। तो आई थिंक गुंडोगान इज रेडी टू कॉम्पनसेट फॉर दैट, एंड ही इज गुड इनफ कि वो दोनों प्रोफाइल्स को सूट कर सकता है, पीछे आते वक्त सपोर्ट देने के लिए और आगे जाते वक्त तो हम सबको पता ही है गुंडोगान कैसा है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट मिलता रहेगा अगल बगल से। इवन समबडी लाइक गावी जिसका वर्क रेट इतना अच्छा है, आई थिंक ये दोनों बंदे अगर एज इंटीरियर्स खेल रहे हो डियोंग के सामने तो उसको थोड़ी लीवरेज मिलती है फॉर श्योर, राइट। तो वो भी थोड़ा काम हेडेड होता है। एंड थैंकफुली इस बार बार्सिलोना का जो डिफेंस है दैट इज मच बेटर देन व्हाट इट हैज बीन इन द रिसेंट ईयर्स। तो वहाँ पे भी एश्योरेंस है, बिकॉज चारों बंदे जो है ना वो भागने वाले हैं और जवान है, पहले ऐसा नहीं होता था। सो आई थिंक ही इज इन अ वेरी सेफ पॉकेट इन दैट स्पेस, तो मुझे लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। okay. और उसके बाद हम देखते हैं कि रफीना ने भी एक क्रॉस ट्राई करा था, बट वो डिफ्लेक्ट होकर गोल हो जाता है। तो रफीना का भी थोड़ा लक अच्छा चल रहा है। एंड उसके बाद गावी ने, भाई तुम्हारे फेवरेट प्लेयर ने, एक वीक फुट फिनिश करी फिर से। ही हैज आल्सो बीन ऑन अ स्कोरिंग स्प्री भाई, स्मॉल गेम मर्चेंट, मतलब तुम तो पैशन मर्चेंट भी कहते हो। तो पैशन मर्चेंट, हाउ वुड यू से अबाउट हिम? ठीक है यार, गोल मार है जब तक बढ़िया है। इधर वे जब पेड्री आ जाएगा तो बेंच ही होना है उसे, तो जब तक उसे स्टार्ट मिल रहा है तब तक जितनी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते उठा लो। बट हाँ ठीक है, मतलब सही है, नॉट दैट हैप्पी नॉट दैट सैड। और रफीना ने फिर दोबारा एक और पास किया, एक क्रॉस करा सॉर्ट ऑफ, एंड फिलिक्स ने फिर नियर पोस्ट पे हेडर मारा। आई थिंक फिलिक्स का वंस अगेन भाई 2 गोल्स और 1 असिस्ट मिलता है। सो स्टेलर गेम, मैन ऑफ द मैच इजीली, और पूरा गेम भी नहीं खेला। आई एम प्रीटी श्योर हैट्रिक मारने का चांस होता। So all in all, a lot of positives for Barcelona as such. मैं कुछ ज़्यादा negatives कहना नहीं चाहता. Would you say Lewandowski was a negative? That is what I was going to come to. कि एक अगर point of concern है मेरे लिए, because उसके बाद eventually हमें रोमेओ को भी टेस्ट करने का टाइम मिला, यमाल को भी टेस्ट करने का टाइम मिला, हर प्लेयर आ चुका था, फरान टोरेस भी आ चुका था, तो अच्छा सा रोटेशन भी हो गया। बट लेवेंडोस्की से आई नो ही स्कोर्ड अ गोल, बट एज आई सेड फॉर एम्बापे आई एम पर्सनली नॉट हैप्पी। जितने चांसेस उसने मिस करे हैं ना, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। एक तो इस सीजन की स्टार्टिंग से भी क्या, आई थिंक लास्ट सीजन वर्ल्ड कप के बाद से लेवेंडोस्की हैज़ नॉट बीन द सेम। चाहे हम किसी भी फैन बेस से पूछ ले, बार्सा फैंस या फिर किसी और फैन बेस से, जो एज है उसकी आई थिंक 33-34 का हो चुका है वो। इज दिस अ वरिंग साइन? मतलब क्या वो एज का फैक्टर है या फिर इट्स जस्ट अ पुअर फॉर्म? मे बी इट कुड बी एन एज फैक्टर, एंड आई थिंक जिस दिन हमने साइन किया था लेवेंडोस्की को, वी न्यू कि ये बहुत लॉन्ग टर्म साइनिंग नहीं होने वाली है। सो आई होप कि भाई चाबी तैयारी कर रहा है ऐसे रिप्लेसमेंट की, बिकॉज रूमर्स तो ऐसे भी आ रहे हैं कि हालैंड के लिए तैयारियां चल रही हैं, तो बातें तो बहुत हो रही होती हैं। बट हाँ, बिकॉज वी विल नीड अ बिग नेम स्ट्राइकर इन द नियर फ्यूचर, पोटेंशियली इन द नेक्स्ट 2 सीजन्स। ओके, आई थिंक लेवेंडोस्की 35 का हो चुका होगा, 34-35 का हो चुका है, राइट। तो आई थिंक 2 सीजन में भी थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा ही कर रहे हैं। एट मैक्स 1 सीजन के बाद हमें अपने एंड से तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फिर वो लेवेंडोस्की के ऊपर है कि वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं। इफ ही डज देन ही कैन एक्सटेंड बाय 1 ईयर, बट हमें बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट सीजन आई थिंक
और आई होप कि चावी के पास एक तगड़ा प्लान हो कि हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर हो वहाँ पे, बिकॉज लेवेंडोस्की के साथ आई थिंक वो पीक वाला जो सीन था ना, वो बारसा में आके वो खत्म हो गया। हाँ। आई थिंक वो हर प्लेयर की एक पीक आती है एंड दैट वाज हिज फाइनल पीक। आई वुड लव टू बी प्रूवन रॉन्ग, बट आई डोंट सी, मुझे कोई आसार नहीं दिख रहे इस चीज़ से कि लेवेंडोस्की अपनी पीक को दोबारा बीट कर पाएगा। सो दैट वुड बी जस्ट वन कंसर्न फॉर मी। ऑल एंड ऑल अ वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस, डिफेंसिवली वेरी गुड, ऑल दो बहुत चैलेंजेस नहीं थे। टर स्टेगन को भी शायद सिर्फ 2 ओकेजन्स पे बॉल रोकनी पड़ी है ओवरऑल, तो बहुत कुछ था नहीं करने के लिए। मिडफील्ड पे भी भाई पूरा डोमिनेशन था। सो अ गुड गेम ओवरऑल फॉर बार्सिलोना। बट लेट्स मूव टू नेक्स्ट गेम। अभी हालैंड की बात कर रही है तो हालैंड और सिटी की बात कर लेते हैं। उनका मैच था भाई रेड स्टार बेलग्रेड से, ये भी बड़ी एमआई टीम है, एंड अल्टीमेटली वो 3-1 की स्कोर लाइन से जीत जाते हैं मैच। ऑल्दो आई थिंक ये स्कोर लाइन ना एकदम पागलों वाली स्कोर लाइन हो सकती थी अगर सिटी थोड़ी भी क्लिनिकल होती या हालैंड अपने प्रॉपर फिनिशिंग टच में होता इस मैच में। अगर हम लोग फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, स्टार्टिंग से आई थिंक सिटी ने पूरा डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था एज वी ऑल एक्सपेक्टेड, क्योंकि ऐसे ऑपोजिशन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इनके अगेंस्ट डोमिनेट करना ही करना था, जस्ट लाइक एंटवर्प। हाँ मतलब उनमें भी उनका 80% पोजीशन था ही था। हाँ राइट। एंड द थिंग इज कि एक चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी फ्रॉम रेड स्टार बेलग्रेड इस कि जब भी इनके पास बॉल आ रही थी ये लोग अटैक करने जा रहे थे। ये वैसे अपने इंटेंट के साथ नहीं बैठे हुए थे कि हम लोग ड्रॉ निकाल लें तो काफ़ी रहेगा, वैसे टाइप से पीछे सिट बैक करते हैं। जब भी बॉल आ रही थी ये लोग अटैक करने जा रहे थे, तो दैट इज़ वन थिंग जो कि मुझे को पॉजिटिव लगी। और दैट शोज इन द स्टैट्स एज वेल, बिकॉज जैसे तुमने कहा फर्स्ट हाफ के बाद 80% पोजीशन जो है वो सिटी का था। हाँ, बट रेड स्टार बेलग्रेड का सिर्फ एक ही शॉट था ऑन टारगेट और वो गोल हो गया था अल्टीमेटली। तो इंटेंट बहुत क्लियर था कि हमें जब भी चांस मिलेगा हम पूरी एफिशिएंसी के साथ क्लिनिकल होने का ट्राई करेंगे, और जस्ट लाइक किल योर चांसेस वाली, जो किल योर चांसेस थोड़ा उल्टा, मतलब किल योर चांसेस से मेरा मतलब है कन्वर्ट योर चांसेस। तो वो मेंटालिटी देख के मुझे अच्छा लगा। बट हाउ टू डिस्क्राइब दैट गोल? यार मुझे ऐसा लगता है कि वो गोल आई डोंट थिंक कि कोई भी सोच सकता था कि आने वाला है। बॉल क्लियर हुई, डियाज ने हेड करा, फिर वो उनके प्लेयर के उस पर गिरी, वो भी जस्ट सामने नहीं था उनके, फिर उसने बॉल निकाल दी। एंड जब वो गोल मारा उसने सेलिब्रेट कर, इधर से जाके मैंने कहा क्या ऑफसाइड है भाई, इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जेन्युइनली देखने में लग रहा था कि ऑफसाइड है, ईजिली लग रहा था कि ऑफसाइड है। एंड आई थिंक कि सिटी के प्लेयर्स, डियाज जो था वो भी, उसका फर्स्ट रिएक्शन जैसे उसने देखा बंदा आगे जा रहा है उसने ऑफसाइड कॉल करा, और मुझे लगा कि सही कर रहा है भाई कि ऑफसाइड ही आई। अल्टीमेटली इतना क्लोज मार्जिन था और वो अल्टीमेटली ऑन साइड होता है और वो गोल मार देता है। 1v1 चांस था एकदम खाली, तो उसने गोल मार दिया एंड 1-0 अप हो जाती है। नाउ यहाँ से हम लोग क्या सोच रहे थे कि यार अगर सिटी बाई चांस हार जाती है तो पार्टी हो जाएगी। मैं तो ये सोच रहा था कि यार हमें जब भी कोई ऐसा अंडरडॉग टीम जीतती है तो मजा ही आता देखने में। एग्जैक्टली। इवन अगर हम लोग सिटी की स्क्वाड की बात करें, स्पेसिफिकली इस टीम की जो इन्होंने आज खेला, हालैंड आई डोंट थिंक ही हैड अ ग्रेट गेम इसमें। आई थिंक वी हैव बीन सेइंग दैट फॉर क्वाइट अ फ्यू गेम्स इन द पास्ट। जब से उसका स्टार्ट हुआ है, जब से बैलन डोर का मार्च शुरू हुआ है तो उससे थोड़ा सा हो गया है। तो उसका बहुत अच्छा गेम नहीं किया। आई थिंक ही कुड हैव स्कोर्ड अ ब्रेस एक्चुअली, नॉट जस्ट अ सिंगल गोल, वो ब्रेस मार सकता था। बाकी उसके पीछे 4-2-3-1 फॉर्मेशन थी। पीछे जो है सर्जियो गोमेज स्टार्ट करता है इन द लेफ्ट बैक पोजीशन, जो कि आई थिंक ये बस इजी गेम था इसलिए उन्होंने उसे स्टार्ट करा दिया। आके सेंटर बैक खेलता है, यूजुअली आके लेफ्ट बैक खेलता है, उसको सेंटर बैक खिलाया। अकांजी नहीं था, रूबेन डियाज दूसरे सेंटर बैक होता है और राइट में काइल वॉकर होता है। फिर जो डबल पिवट होता है, वी ऑल नो कि स्टोन्स अभी इंजर्ड है, तो उसकी जगह मैथोयस नूनेस स्टार्ट करता है। उसका फर्स्ट स्टार्ट था, अभी साइनिंग हुई है। एंड पेप गार्डियोला ने इसके बारे में कहा है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट मिडफील्डर्स राइट नाउ। आई थिंक ही आल्सो सेड कि रॉड्री के लिए भी कि बेस्ट मिडफील्डर है। हाँ बेस्ट सीडीएम है। जस्ट फन फैक्ट कि मैथोयस नूनेस इज आल्सो पोर्चुगीज। अच्छा, सो भाई क्या फायदा सुपर टीम लेने का जब हार जाते हैं? हाँ, जब हार जाते हो सही बात है। मतलब मैं फीलिक्स के लिए भी, फिर लोग कहते हैं रोनाल्डो कैरी करता है। नहीं भाई, ठीक है भाई, ठीक है। मैं फीलिक्स से भी यही कहूँगा कि बार्सिलोना से जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आई होप कि अल्टीमेटली परफॉर्मेंसेस उसकी पोर्चुगल से भी रिफ्लेक्ट हो। एंड सेम विद ऑल द पोर्चुगीज प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग इन सिटी नाउ। आगे 4-2-3-1 में 3 में अपना अल्वारेज स्टार्ट करता है एट द कैंप पोजीशन, हु हैड अ स्टेलर गेम येट अगेन। 2 गोल मारे उसने। एंड भाई इट्स अमेजिंग कि वो प्रॉपर वर्क रेट भी ला के देता है एकदम मिडफील्डर वाला, जो कि अल्टीमेटली डिब्रोना भी करता है कि आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, सब कुछ अपना अल्वारेज भी करेगा। फोर्डन स्टार्ट करता है इन द लेफ्ट विंग पोजीशन। आई डोंट थिंक ही हैड अ ग्रेट गेम। बर्नार्डो स्टार्ट्स एट द राइट पोजीशन, उसको 48 मिनट पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक हाफ भी नहीं खेलने दिया। थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है वो जब ऐसे प्लेयर को एक फर्स्ट हाफ से पहले अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो, इट इज वेरी एम्बैरेसिंग। वो दिख रहा था टीम लाइक रेड स्टार बेलग्रेड। एग्जैक्टली, वो चीज दिख रही थी उसके फेस पे। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द रीजन?
यार आई थिंक हो सकता है कि क्योंकि अप टिल द 40 क्या पूरे फर्स्ट हाफ में उन्होंने गोल स्कोर करा नहीं था, काफ़ी क्लोज आ गए थे बट गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। तभी मेरे को लग रहा है कि अगर वो थोड़े भी क्लिनिकल होते ना तो 3-4 तो स्कोर लाइन हमें फर्स्ट हाफ में दिख जाती। सो प्रॉब्ली गॉर्डियोला बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट मैनेजर, उसने पहले ही रियलाइज कर लिया होगा कि मेरे को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। बर्नार्डो सिल्वा को सब्स्टिट्यूट करता है, उसकी जगह वो डोकू लाता है। एंड डोकू आई थिंक कि मतलब उसका फिर से वैसा ही गेम गया है कि वो एकदम बहुत अच्छा गेम नहीं गया, वो एकदम प्योर विंगर वाला सिचुएशन है उसका। सो मुझे ऐसा लगता है देखने में कि उसको भी थोड़ा ग्रूम करना पड़ेगा। उसका भी सेकंड स्टार्ट है, उसको भी कितना ही बोले, बट अगर हम 1-2 साल में गॉर्डियोला के अंडर हो जाएगा, जो जरूरत है फुटबॉल खेलने के लिए वो सब गुण मिल जाएंगे, हो जाएगा। और हम लोग हालैंड की बात करते हैं स्पेसिफिकली, उसका फर्स्ट हाफ में क्रॉसबार पे लगता है हेडर उसका, उसके बाद से आई थिंक थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग गेम रहा उसके लिए क्योंकि जो डिफेंडर उन्होंने प्रॉपर मैन मार्क कर रखा था उसको, एंड थोड़ा सॉर्ट ऑफ वो बुलिंग वाली सिचुएशन हो रही थी कि वो धक्का दे रहे जान के, थोड़ा रफ गेम खेल रहे हालैंड के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इसे बुली नहीं करेंगे तो ये हमें बुली करेगा। तो उन्होंने उसके हिसाब से उसके साथ प्रिपेयर करा एंड 1-0 डाउन होके सिटी जाती है हाफ टाइम में। उस टाइम पे एज आई सेड बिफोर कि हम सब चाह रहे थे कि अल्टीमेटली जीत जाए। मतलब थोड़ा सैडिस्टिक प्लेजर है, मतलब मैं तो खुशी होता है गॉर्डियोला जीता है, बट यार वो अंडरडॉग वाला सीन होता है, बट नई स्टोरी देखने को मिलती है। बट आई थिंक हम सबको ये भी चीज पता थी कि सिटी वैसे ही बाहर नहीं आने वाली, ये जब करने वाली है, बाहर आएगी तो थोड़ा मार पीट के आएगा गॉर्डियोला ने बाहर और थोड़ा सुना के आएगा। एंड वैसे ही स्टार्ट होते ही 47 मिनट पे ही अपना अल्वारेस गोल मार देता है, उसमें भी हालैंड का असिस्ट, बाय द वे हालैंड ने गोल कंट्रीब्यूशन कर दिया, ऑल्दो कुछ ऐसा खास असिस्ट नहीं था, एक इंपॉर्टेंट गेम में हालैंड ने कंट्रीब्यूट कर दिया, चैंपियंस लीग गेम भाई। तो आई थिंक यार अल्टीमेटली हालैंड का तो अच्छा गेम नहीं गया, अल्वारेस स्टार्ट करता है कमबैक, उसके बाद सेकंड गोल जो आता है वो भी आई थिंक इट जस्ट शोज कि द लेवल ऑफ ऑपोजिशन जो था वो काफ़ी नीचे गिरा हुआ था। फ्री किक मिलती है, अल्वारेस फ्री किक ले रहा था, वो भी काफ़ी ऑकवर्ड पोजीशन से, वहाँ से वो कर्लर मारता है ताकि वो बंदा हेड कर सके। और जो कीपर होता है वो इतना सरप्राइजिंग भाई साहब, वो बंदा पंच करने आता है बाहर बॉल को, वो बॉल भी नहीं छूता और ना किसी प्लेयर को मारता है, बॉल सीधा अंदर जाती है, तो डायरेक्ट फ्री किक गोल अल्वारेस का। सुपरमैन वाला पोज मार रहा था। हाँ मतलब पता नहीं क्या कर रहा था भाई आगे पंच करा, किसी को लगा भी नहीं और गोल सीधा अंदर चला गया। तो अब अल्वारेस को देना है तो दे दो, पर मेरे लिए तो सॉर्ट ऑफ ओन गोल था वो चीज़ बट ठीक है यार, वहाँ से कमबैक हो जाता है कंप्लीट। एंड जैसे अभी हमने कहा कि रॉड्री बेसिकली वो अपना कंप्लीट मिडफील्डर है, डिफेंसिव मिडफील्डर, वो भी अल्टीमेटली गोल मारता है, कर्लर मारता है। क्या फिनिश थी भाई, फिनिश तो बहुत अच्छी थी। एंड रॉड्री भी भाई साहब, मतलब आई थिंक इस टाइम पे अगर पेप गार्डियोला कह भी रहा है कि इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर्स राइट नाउ, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लास्ट सीजन उसने वो चीज़ प्रूव भी करी है, यूएफए का बेस्ट प्लेयर भी रहा था वो अल्टीमेटली। सो आई थिंक कि इट्स फेयर टू से एज ऑफ नाउ, एंड सिटी इज क्रूजिंग भाई, अपना प्रीमियर लीग में भी अच्छा परफॉर्म लेके चल रहे हैं एंड यहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस लेके चल रहे हैं, अनबीटन है। तो आई थिंक कि सिटी के लिए जितनी चीज़ें हैं वो सब तो अच्छी लग रही हैं, एंड आई होप कि वो आगे चल के भी ऐसे ही परफॉर्म करता रहे। आई थिंक सिटी का वही है ना कि जब हमें पहली साइन ऑफ वीकनेस देखने को मिलेगी या वल्नरेबिलिटी देखने को मिलेगी, तब से हम लोग जो है ना टैक्टिकली और अच्छा एक्सप्लोर कर पाएंगे सिटी को, बिकॉज राइट नाउ व्हाटएवर दे आर डूइंग इज समहाउ वर्किंग। हाँ, सो वो बात तो है फॉर श्योर। बट नेक्स्ट मैच में चलते हैं। राइट, द लास्ट मैच फॉर अस इन द यूसीएल, एसी मिलान वर्सेस न्यूकासल। ये इस मैच से भी आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि न्यूकासल बाय द वे जिनको नहीं पता 20 साल बाद अपना पहला यूसीएल गेम खेल रही है, तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज डील फॉर देम। एंड जो फुटबॉल फैंस हैं जिनने वो गोल द ड्रीम बिगिंस वाली जो वो है मूवी देखी है, उसमें भी वो सांतियागो मूनेस जो था वो न्यूकासल से खेलता है। तो आई थिंक न्यूकासल इज सॉर्ट ऑफ दैट क्लब जो कि अपने इंग्लैंड में तो आई थिंक काफ़ी फेमस है इसी रीजन से, क्योंकि काफ़ी लोकल सपोर्टर्स हैं, उस रेलेवेंस रही है रेलेवेंस है उस क्लब की। तो जब ये टीम वापस आई थी, एडी हाउ भी बाय द वे जिनको नहीं पता है उसका वो पहली बार यूसीएल मैच में कोच कर रहा था टीम को, तो उसकी भी पहली यूसीएल अपीयरेंस थी। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एसी मिलान बहुत इजीली जीतेगी, एंड जिस तरीके से खेली थी जीत जाना भी चाहिए था बहुत इजीली, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। भाई मार पीट रखी थी एसी मिलान ने। तो आई थिंक फर्स्ट हाफ में मिलान ने कंप्लीटली डोमिनेट करा हुआ था फॉर श्योर। और मतलब आई वुड नॉट से कि यार देखो न्यूकासल के पास चांसेस नहीं थे इन द फर्स्ट हाफ, आई वुड से कि दे हैड देयर मोमेंट्स,
बट जो होता है ना, ये बात जो तुमने बोली कि 20 साल बाद खेल रहे थे, वो चीज दिख रही थी कि थोड़ा सा हेजिटेंट है, थोड़ा सा अनफेमिलियर जगह लग रही है उनको, दे प्रॉब्ली डोंट बिलोंग टू दैट ग्राउंड, ऐसी फीलिंग आ रही थी। मतलब स्पेसिफिकली इसमें ना, क्योंकि पोजेशन जो था वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था, 50-40 समथिंग में ही था, तो इट वाज नॉट लाइक कि कोई एक टीम पोजेशन स्पेसिफिकली डोमिनेट कर रही है। एग्जैक्टली, बट शॉट्स का बहुत फर्क था। शॉट्स का था, 15 शॉट लिए थे एसी मिलान ने इन द फर्स्ट हाफ, जिसमें से 7 ऑन टारगेट थे, वेराज न्यूकासल ने सिर्फ 2 शॉट लिए थे और उनमें से एक भी टारगेट पे नहीं था। एग्जैक्टली, तो वो फाइनल थर्ड में जाते हुए वो लैक ऑफ द फाइनल पास जो था ना, कि एक फाइनल पास दे दो फिर वो बंदा शूट ले सकता है, वो शूट लेने तक बात नहीं आ पा रही थी। वो मुझे लगता है वो मेंटल हेजिटेंसी थी, वो बात वहीं तक थी। बट यू नो कि आई थिंक ये चीज इट विल हेल्प देम, क्योंकि सैन सीरो में जाके आपने अल्टीमेटली एक ड्रॉ ले आए हो, वो भी एसी मिलान से। I think this game has been much better for Newcastle in hindsight. हाँ. Because Milan should be very disappointed, especially first half में भाई रफाएल लियो ने तो क्या करा है। उसने पूरी टीम से कटाई, उसके जब गोल मार था वो भाई साहब ने बैकहील मारी, बॉल ही नहीं छू पाया। He took the risk of looking like the dumbest person on the field because वो जो स्किल है उससे लगता ही है। आई थिंक शूट भी पहले आ जानी चाहिए थी, इतना डबल करने की जरूरत नहीं थी। But when he decided कि वो बैकहील मारेगा, in that moment, in that second, he took that risk of looking like the dumbest person and he succeeded भाई। Exactly. He did look like the dumbest person। जिस तरीके से उसने मिस करा और जितने चांसेस, it's not just about that chance, उसके पास 2-3 चांसेस और थे। इवन जीरो के पास काफी चांसेस जीरो के पास थे, बट जीरो से बता, एक तो ना जीरो को मैं देख रहा हूँ जब से उसने एक वो एक्रोबैटिक फिनिश करी उसके बाद से हर मैच में कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा होता है। वो इस मैच में तो 3-4 बार वैसे ट्राई करी है उसने। हाँ, ज्यादा ही जोश आ गया, पता नहीं क्या सीन है। राइट, बट ओवरऑल आई थिंक मिलान शुड बी रियली डिसअपॉइंटेड। इनफैक्ट आई वुड से सेकंड हाफ की अगर हम लोग बात करें, आई थिंक सेकंड हाफ में न्यूकासल वर मच मोर कॉन्फिडेंट एंड मच बेटर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब से वो स्टार्ट हुआ था सेकंड हाफ, उससे लेके आई थिंक 20-30 मिनट्स का पीरियड आया था जिसमें मैच बहुत इवन हो गया था। ना न्यूकासल बहुत तगड़े चांसेस क्रिएट कर पा रही थी, ना एसी मिलान कर पा रही थी। तो आई थिंक काफ़ी इवन मैच चल रहा था। उसके बाद अल्टीमेटली आई थिंक द फाइनल 10-15 मिनट्स जो थे उसमें एसी मिलान वाज बैक एंड वो चांस आफ्टर चांस क्रिएट कर रहे थे। ऑल्दो आई वुड से कि इवन न्यूकासल हैड देयर मोमेंट्स वंस अगेन। मुझे लगता है कि न्यूकासल के थे, एंड आई थिंक इस पूरे मैच में सिर्फ एक ऐसा चांस था जो एक्चुअली गोल पे जा सकता था, विच वॉज एकदम लास्ट मिनट पे न्यूकासल ने बहुत तगड़ी पासिंग करके एकदम एज ऑफ द बॉक्स में एक बंदे को पास किया था, उसने शूट ली थी, बट द प्रॉब्लम इज कि उसने एकदम कीपर के हाथों में शूट करी थी एकदम बीच में, तो वो चीज़ गोल जान नहीं पाई अल्टीमेटली। थोड़ी भी साइड होती एंड बाई चांस अगर न्यूकासल का गोल आ जाता तो फिर तो मिलान को रो देना चाहिए था भाई वहाँ पे। और फिर वो जो लास्ट सीन हमने यूएसए में नहीं दिखा था कि उसके जो एकदम अल्ट्रास है वो डांट रहे उनको खड़े खड़े, फिर क्या सीन था भाई वो तो मार पड़ती है इस बार। आई थिंक थोड़ा सा एक डाउनवर्ड स्पाइरल में घूमे हुए, बिकॉज अभी मिलान डर्बी भी हारे अपेरेंटली एंड 5-1 के स्कोर लाइन से हारते हुए आ रहे थे। एग्जैक्टली, तो मतलब वो मोरल बहुत हाई था नहीं, एंड न्यूकासल हैड द बेनिफिट ऑफ बीइंग द अंडरडॉग। उनके पास कोई बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, स्पेशली अवे गेम में, तो उनके लिए तो ये ड्रॉ करना ही, बिकॉज पता है ओवरऑल मैच के एंड की हम लोग बात करें 47% पोजीशन, एग्जैक्टली 47% पोजीशन जो है वो न्यूकासल का था और 53 था ऑफ कोर्स एसी मिलान का। तो पोजीशन बहुत क्लोज है यार, बट द डिफरेंस इज कि मिलान के 25 शॉट्स थे जिसमें से 9 ऑन टारगेट थे और न्यूकासल के 6 शॉट्स थे जिसमें से 1 ऑन टारगेट वही था जो कि सिर्फ यही डिफरेंस था। राइट, नंबर ऑफ पासेस बहुत सिमिलर है, मतलब अमाउंट ऑफ पोजीशन बहुत सिमिलर है। तो गेम को आपने जो रन करने वाली बात आती है ना, वहां पे आप टू टू गए हो ऑलमोस्ट। इट्स जस्ट अबाउट द फाइनल थर्ड जहां पे आप कन्वर्जन की बात कर लेते हैं, वहां पे आई थिंक थोड़ा सा न्यूकासल लैग कर गई एंड दैट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल बिकॉज उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट मिलेगा ही मिलेगा। नई टीम है वो, 20 साल के बाद खेल रहे हैं, एज अपोज टू एसी मिलान जो कि पिछले साल ही सेमीफाइनल्स में आए थे। Exactly. और वहां पे भी आई थिंक इन माय ओपिनियन चोक करा था यार। पता है एसी मिलान के साथ स्पेसिफिकली मेरे को यही चीज लगी, क्योंकि अगर हम लोग लास्ट सीजन देखिए सेमीफाइनल में इंटर मिलान को भी इन लोगों ने मार पीट रखा था, पर अल्टीमेटली इंटर मिलान ने गोल मार दिया था, ये गोल नहीं मार पाए। जब आप पोजेशन में हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। अब ये नहीं चल सकते कि ये तो वीक ऑपोजिशन है, अभी हम डोमिनेट कर रहे हैं, आगे भी डोमिनेट करेंगे। वो लग्जरी सिटी जैसी टीम्स के पास होता है जो कि इनने प्रॉपर्ली इम्बाइब कर रखा है उस स्टाइल ऑफ प्ले, एंड यू हैव दोज क्वालिटी प्लेयर्स एट एवरी पोजीशन। एसी मिलान के पास वो चीज़ नहीं है। तो जब आप पोजीशन में हो यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव टू, मतलब आपको गोल तो मारना ही मारना उसमें। एंड एसी मिलान ने लास्ट सीजन भी यही करा था एंड इस सीजन भी उसी चीज़ में लैक करें फिर से। डू यू थिंक ये स्पीड का कर्स है? रफाएल लियो से दोस्ती करी, रफाएल लियो बेकार खेल रहा है, रोनाल्डो बेकार खेल रहा है। रोनाल्डो कहाँ बेकार खेल रहा है, मतलब यूरोप से निकल गया, वर्ल्ड कप हार गया। राइट। विराट कोहली के पास आने वाला, विराट कोहली ने कहा भाई दूर रहे, तो विराट कोहली इंटैक्ट है भाई। राइट। सो डू यू थिंक दैट कुड बी द रीजन?
मतलब आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आ सकता है। हाँ भाई एक्चुअली आ सकता है, बैन कर दो भाई एयरपोर्ट से ही उसको। तो आई होप ऐसी चीज ना हो, स्पीड कर्स नाम की कोई चीज ना हो, क्योंकि आई जेन्युइनली थिंक ये वो आ सकता है क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। हाँ 100%। जब तक क्लाउड मिलेगा यहाँ पे वो तो अनरियल ही होगा। राइट। सो यू नेवर नो, अहमदाबाद वाले स्टेडियम में कहीं देखने को मिलता है वो। बट ठीक है भाई, यूसीएल के लिए आई थिंक ये मेन मैचेस थे जो हमने कवर करने थे आज। अगर बाकी मैचेस की बात करें, आई थिंक द वन गेम दैट स्टैंड्स आउट जो कि सबको पता ही होगा, एटलेटिको मैड्रिड और लाज़ियो का। राइट। एटलेटिको मैड्रिड 1-0 अप थी, 94th मिनट तक गेम जा चुका था और वो 1-0 अप थे। लास्ट जो बॉल थी पूरे गेम की, एक क्रॉस आता है और उनका गोलकीपर बॉक्स के अंदर था, वो रन बनाता है बॉक्स के अंदर और हेडर मारता है। राइट। और फिर अल्टीमेट फैशन में एकदम स्वैग के साथ सेलिब्रेट करता है। हाँ, मतलब बिगेस्ट रेजिलियंस स्टोरी आज के दिन की। मतलब मुझे ये लगता है कि एथलेटिको एक टाइम पे वैसी टीम थी, अगर आप लीग में कंपटीशन नहीं भी दे पा रहे हो, आप कप कॉम्पिटिशन्स में दोगे। एंड लास्ट सीजन एथलेटिको चैंपियंस लीग में ग्रुप स्टेज में 4th आई थी, वो यूरोपा भी नहीं खेले थे। तो भाई आप कहीं ना कहीं तो आप अपने ऊपर लेवल लाओगे ही। और अगर यूरोपियन रन भाई, और सिमियोने अगर नहीं कर पा रहे तो करो सैक भाई। अब कब करोगे सैक? अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? राइट। तो आई जेन्युइनली होप कि ला लीगा में तो आई थिंक अभी आप ट्रॉफी जीतने से बहुत पीछे हो, यू आर वेरी वेरी फार बिहाइंड। हाँ फॉर श्योर। तो आप कप कॉम्पिटिशन्स पे ध्यान दो। चलो अगर यूसीएल नहीं भी हो पाता है, आप कोपा डेल रे और अपना स्पेनिश सुपर कप पे ध्यान दो। एक नई ट्रॉफी आई थिंक एथलेटिको जीतनी चाहिए यार सीजन में। इतनी स्क्वाड तो है आई थिंक उनकी है, बट आई डोंट थिंक जीतने वाले इस सीजन तो बहुत मुश्किल है। हाँ। एंड लेट्स सी कि वो लोग द यूसीएल में फिनिश कहाँ करते हैं सर, बिकॉज एज यू सेड लास्ट सीजन तो वन ऑफ द, पता है लोग बहुत ही अंडर द रेडार चली जाएगी बात है, बिकॉज बार्सिलोना जैसी टीम्स जो है वो यूरोपा खेलने चली गई थी। तो ये सारी ना जो बुरी लाइमलाइट जो होती है वो हट गई थी एथलेटिको, पूरी बार्सा ने ली थी बल। बट इन प्रिंसिपल ये बहुत शर्म की बात है। हाँ। किसी लीग की 3rd बेस्ट टीम अगर वो लास्ट फिनिश कर रही है, इमेजिन दिस फॉर अ प्रीमियर लीग क्लब। एग्जैक्टली। हम लोग कितना बोल रहे होते हैं। सो आई थिंक उनको तक हेट मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था पॉसिबली। एंड फाइनली अगर हम लोग जो बाकी मैचेस थे एक बार उनकी स्कोर लाइन पे भी नजर डाल लेते हैं। लाइप्जिग और यंग बॉयज का मैच था, वो 3-1 होता है लाइप्जिग के फेवर में। आई थिंक ये भी हम सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, क्योंकि लाइप्जिग इज कंपैरेटिवली एस्टैब्लिश्ड टीम एज कम्पेयर टू यंग बॉयज एंड ऑल्सो प्लेज इन द बुंडेसलीगा। बाकी फाइनूड और सेल्टिक का मैच था, उसमें फाइनूड 2-0 जीतती है। सेल्टिक अगेन भाई पोस्टेकोग्लू अभी वहां से जा चुका है, लास्ट सीजन काफी अच्छा परफॉर्म करा था उनने, इसीलिए वो फीफा द बेस्ट कोच के नॉमिनेटेड भी है। एग्जैक्टली। तो अब वो वहां से जा चुका है, तो इट इज नेचुरल कि उनको टाइम लगेगा वापस बिल्ड करने में। लाज़ियो एथलेटिको की हमने बात करी। एक और मैच था पोर्तो एंड शख्तार का। ये मैच आई थिंक कि थोड़ा मेरे को लग रहा था कि इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पोर्तो से भी कुछ प्लेयर्स गए हैं इस टाइम पे। अभी गोंसालो रामोस भी वहां से जा चुका है, सॉरी वो तो बेनफिका में था, बट अल्टीमेटली 3-1 तो जीत ही गए। 3-1 जीत जाती है अल्टीमेटली। सो गुड थिंग फॉर द पोर्चुगीज लीग, वो चीज़ देखने के लिए अच्छी है। हाँ, तो लेट्स सी भाई क्या होता है। अभी तो अगले पॉडकास्ट में हम लोग बायर्न और यूनाइटेड को भी कवर करेंगे। एंड जो पहला मैच जो है यूसीएल का, मैड्रिड का भी होगा भाई, मैड्रिड की भी कवर करना है। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट यहाँ से लास्ट सेगमेंट ऑफ फुटबॉल फॉर टुडे उस पर चलते हैं, विच इज आर एशियन फुटबॉल चैंपियंस लीग। रोनाल्डो चैंपियंस लीग बट एशियन। क्या हुआ भाई वहां पे सबसे पहले अल नसर की बात करते हैं, क्योंकि अल नसर का मैच होता है अल्टीमेटली। नाम क्या था टीम का, लेट मी चेक। टीम का नाम था भाई पर्सिपोलिस। अच्छा ठीक है। आई डोंट थिंक तुमने पूरा गेम देखा और तुम्हें टीम का नाम अच्छे से यार ये टीम्स आती हैं ऐसी वहाँ पे, तो मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा यूज्ड टू होने में। अल्टीमेटली 2-0 जीत जाती है। एंड आई थिंक ये कंफर्टेबल परफॉर्मेंस रहती है अल नसर से। रोनाल्डो कैरी तो हो ही गया इस बार। हाँ सही है यार, कैरी हो गया, सही बात है, हुआ ही है वैसे तो भाई, कहने की बातें हैं सब। तो क्या है असली देखो ऑन पेपर, देखो मैंने गेम नहीं देखा तो मैं तो उन्हीं लिस्टर्स को रिप्रेजेंट करूंगा जो कि मजाक उड़ाना है रोनाल्डो का। तो हम तो ऑन पेपर देख के यही कहेंगे रोनाल्डो ने नहीं मारा अल नसर से, तो तुम कैसे जस्टिफाई करोगे? मैं वैसे ही जस्टिफाई करूंगा जैसे मेसी फैंस अब उसकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट बायर्न डिफेंड कर रहे थे। बट वो तो टॉप 5 लीग थी ना। लेट्स गो भाई, अल नसर से करना और बार्सिलोना से करना अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख और अगेंस्ट अ टीम दैट यू कांट इवन प्रोनाउंस, बहुत फर्क है। तो आई थिंक वो टीम दोनों उस लेवल की थी ना, दोनों ही हाई लेवल टीम्स थी। इट वाज नॉट लाइक कि एक टीम एकदम नकली सी और एक टीम बहुत अच्छी है। आर यू सीरियसली गोइंग टू कंपेयर अल नसर विद दैट टीम? नहीं, मैं अब इस टाइम पे तो कंपेयर नहीं करूंगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अल्टीमेटली वो टीम जीत जाती है काफी कंफर्टेबली। आई एम सेइंग क्योंकि आई थिंक रोनाल्डो की परफॉर्मेंस क्यों गंदी नहीं थी, एंड व्हाई आई विल से कि मैं अल्टीमेटली उसको एकदम बेस्ट प्ले वाली रेटिंग भी नहीं दूंगा, इज बिकॉज कि आई एक्सपेक्ट अ गोल फ्रॉम हिम एवरी गेम। अगर वो गोल नहीं मारता तो आई वोंट कंसिडर हिज परफॉर्मेंस दैट गुड, बिकॉज ही डज नॉट रियली ऑफर दैट मच। नहीं, आई थिंक अल नसर में तो करता है ऑफर वैसे। इधर आई थिंक कि अपार्ट फ्रॉम हिज गोल स्कोरिंग
इस मैच में भी आई थिंक हिज होल्ड अप प्ले, हिज पासिंग वाज ऑन पॉइंट, तो उसमें मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी. इवन आई थिंक कि वो एक चांस उसके पास आया था पूरी गेम में, एंड आई थिंक वो चीज़ उसे स्कोर कर देनी चाहिए थी. वो एक फर्स्ट हाफ में उसका हेडर आया था, वो चीज़ आई हैव टू कॉल हिम आउट देयर, क्योंकि वो चीज़ उसे स्कोर कर देनी चाहिए थी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी बहुत प्रॉपर चांसेस आए थे. अल नसर ने आई थिंक चांसेस क्रिएट करे थे, बट एक वो जस्ट बच जा रही थी बार बार दूसरी टीम जो थी. एंड इन जनरल आई थिंक कि जो भी लुइस कास्ट्रो के अंदर टीम खेल रही है, अब तक जितनी परफॉर्मेंस देखी है, चाहे वीक टीम हो चाहे सॉलिड टीम्स हो, क्योंकि अब सऊदी लीग में सॉलिड टीम्स भी मिलना स्टार्ट होने लग जाएंगी, अभी तक जितनी परफॉर्मेंस है आई थिंक जेन्युइनली काफ़ी सुंदर फुटबॉल खेल रही है. अच्छा, लाइक पासिंग वगैरह देखें, उनके जो भी स्टाइल ऑफ प्ले है इन जनरल, अल नसर इज प्लेइंग रियली नाइस. मतलब आई एंजॉय वॉचिंग देम इस टाइम पे. तो इस मैच में स्पेसिफिकली क्योंकि तलिस्का नहीं खेला था, आई डू थिंक कि अगेन टीम थोड़ी ज़्यादा वो लग रही थी, मतलब थोड़ी इनसिंक लग रही थी पूरी टीम. ऐसा नहीं था कि आप बीच बीच में रुक जा रहा है गेम प्ले, फिर तलिस्का थोड़ा देख रहा हो फिर पास कर अपना दिमाग लगा के. आई थिंक जब तलिस्का नहीं होता तो टीम इनसिंक लगती है, थोड़ी फास्ट ऑपरेट करती है. सो आई वुड होप कि अल्टीमेटली आगे जाके भी ऐसा ही होता है. बट एज फॉर नाउ आई थिंक कि इट्स गुड यार, पहला मैच जीत जाती है. कुछ दो टीम्स और है जिनकी मेरे को बात करनी है अपनी एशियन चैंपियंस लीग में से ही. उनका मैच थोड़ा पहले हुआ था बट ठीक है. अल इत्तिहाद का मैच होता है, बेंजेमा स्क्वाड में भी नहीं था. आई डोंट नो वाई, क्योंकि इंजर्ड नहीं है वो बंदा इस टाइम पे. अल्टीमेटली वो 3-0 जीत जाते हैं, बट क्यों बेंजेमा स्क्वाड में नहीं था? और ये चीज़ तभी हो रही है जब उनकी रूमर्स के बीच में लड़ाई जो चल रही है, झगड़ा चल रहा था, उसके बाद ये चीज़ हुई है. सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, एंड किसकी साइड लेने वाली अल्टीमेटली सऊदी गवर्नमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही साइड लेनी है, इट्स नॉट कि क्लब डिसीजन ले रहा है कोई. तो बेंजेमा का वो चीज़ देखनी पड़ेगी. अल हिलाल की बात करते हैं, उनका मैच होता है, नेमार पहला स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्टार्ट फॉर अल हिलाल. ड्रॉ हो जाता है मैच अल्टीमेटली, एंड काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग गेम था अल हिलाल के लिए, इवन फॉर नेमार आई वुड से. ऑल्दो एट द एंड ऑफ द डे उसने सबसे ज़्यादा चांसेस बनाए थे गेम में, 5 चांसेस बनाए थे, बट सबसे मोस्ट फाउल्ड प्लेयर भी वही था पिच पे. आई थिंक वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो जहाँ भी जाएगा वो होगा. उसको मार पड़ेगी. एंड वो काफ़ी ज़्यादा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि एक बार वो फ्री किक ले रहा था, दूसरे बंदा आके उससे कुछ बोलने लग गया, उसने बंदे को धक्का दिया, बंदा नीचे गया और नेमार ने उस पर बॉल मार दी. इतना गुस्सा हो गया था. हाँ, इस लेवल तक गुस्सा हो गया था वो. ये कुछ ज्यादा ही लीवरेज नहीं मिल जाती लोगों को आउटसाइड द टॉप 5 लीग से कुछ आई भी थिंक. करना हाँ, सुपरस्टार बिहेवियर मिलेगी. बट आई थिंक कि अल हिलाल के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग गेम था, एंड उनने अपना चैंपियंस लीग जो स्टार्ट है वो एकदम प्रॉपरली स्टार्ट नहीं किया. आई जस्ट होप कि अल्टीमेटली मुंबई सिटी किसी तरीके से टॉप कर जाए ग्रुप. मैं पार्टी दे दूंगा भाई, क्योंकि स्टार्ट सही नहीं हुई है उनकी अल हिलाल की. सो अल्टीमेटली अगर मुंबई सिटी टॉप करती है, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस इंडियन फैंस ऑल्सो. बट यहाँ से हम लोग फुटबॉल की बात खत्म करते हैं. एशियन चैंपियंस लीग और यूरोपियन चैंपियंस लीग दोनों की बात करी. नाउ लेट्स स्विच टू क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा आई वुड से सरप्राइजिंग चीज़ें, एंड थोड़ी मतलब मुझे लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी करने की. अच्छा, ये लोग ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम लोग स्क्वाड की बात करते हैं और फिर एक सॉर्ट ऑफ प्रीव्यू देते हैं उस सीरीज़ के लिए. पहले स्क्वाड की बात करते हैं भाई. इस जो सेगमेंट है ना, इसके लिए मैंने खास रिसर्च करी है, बिकॉज मैंने बहुत दिमाग लगाया अपना. पूरे मैंने डिटेल्ड नोट्स बना रखे, और मैं नोट्स अपने रेफर करता रहूँगा ताकि आप सबको एकदम अच्छे से समझा सकूँ. देखो, सबसे पहली बात तो स्क्वाड के ऊपर हमें एक रिएक्शन देना बनता है, बिकॉज काफ़ी मेजर न्यूज़ आई है स्क्वाड को लेके, जो कि सबके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी. एग्जैक्टली. मेन बात ये है कि देखो 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज होनी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, एंड दिस इज जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप से पहले के आखिरी 3 मैचेस हैं ये. इसके बाद ऑफ कोर्स हमें 2 वार्म अप मैचेस भी मिलेंगे, बट वो वार्म अप मैचेस Exactly. तो ऑफिशियल लास्ट 3 मैचेस हैं ये वर्ल्ड कप के पहले के. तो यहाँ पे ही मतलब जो होता है ना, हर टीम इस वक्त अपनी लास्ट सीरीज खेल रही है. टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इज नाउ ओवर. इट इज़ नाउ लाइक ये जो लास्ट सीरीज है ना वर्ल्ड कप से पहले हर टीम की अक्रॉस द वर्ल्ड, इट इज़ मेंट फॉर यू टू टेस्ट योर अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, जो कि तुम वर्ल्ड कप में यूज़ करोगे. बट इंडिया ने कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी है यहाँ पे. अजीत अगरकर जो कि हमारे चीफ सेलेक्टर हैं आज के डेट में, उन्होंने भाई टीम अनाउंस करी रिसेंटली, और इतना बड़ा बॉम्बशेल जो है ना वो छोड़ा है. बिकॉज 4 प्लेयर्स, देखो हम लोग यहाँ पे एशिया कप की जो स्क्वाड थी उसको रेफर करेंगे, और उसी के बेसिस पे चेंजेस को कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एशिया कप की जो स्क्वाड थी उसमें से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और कुलदीप यादव, ये 4 मेन प्लेयर्स जिन्होंने ऑलमोस्ट हर गेम स्टार्ट करा है हमारा, चारों को रेस्ट दे दिया गया फॉर द फर्स्ट 2 ओडीआईज. मतलब लास्ट मैच में लोग वापस आएंगे. तो इस पूरे एनालिसिस को ना 2 हाफ में डिवाइड करेंगे. पहले फर्स्ट 2 ओडीआईज की बात करते हैं,
और फिर लास्ट ओडीआई की। और ये जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, इनका कॉन्टेक्स्ट हमेशा वर्ल्ड कप ही होगा। Exactly. हम हर पॉडकास्ट में कहते हैं कि अब जो है हम लोग जो भी बातें करेंगे क्रिकेट में, वो सारी बातें होंगी विद द वर्ल्ड कप इन आवर माइंड। उसको इवेलुएट करके हम लोग कुछ कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। अभी प्लेइंग 11 भी ट्राई करेंगे बनाने का, उससे भी यही सोचेंगे कि वर्ल्ड कप के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यार देखो, यहाँ पे इन 4 प्लेयर्स को तो पहले बात जो बैठाया गया, सबसे पहले तुम्हारा क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? मुझे ऐसा लगता है कि अगेन आई वुड से कि जब 3 ही मैच बचे हैं वर्ल्ड कप से पहले, वाई डू यू वांट टू टेक सच अ रिस्क? क्योंकि ये सिर्फ इन प्लेयर्स की बात नहीं है जिनको आपने रेस्ट दे दिया है, जिनका मोमेंटम सॉर्ट ऑफ तोड़ दिया है। इट्स अबाउट कि जो प्लेयर्स अल्टीमेटली सिलेक्ट हुए भी हैं, उनको अब अलग पोजीशन पे खेलना पड़ेगा। जैसी पोजीशन पे एशिया कप में खेल रहे थे, उससे अलग पोजीशन में खेलना पड़ेगा। उसको भी डिस्कस करेंगे जब प्लेइंग 11 बनाएंगे तो। बट डू यू थिंक कि इनको रेस्ट देना नहीं बनता था, या फिर एक वो मेंटल जो पीस चाहिए होता है? बिकॉज ट्रैवलिंग का भी इशू बहुत था और कोलंबो में बारिश भी हो जा रही है। एक टाइम हमने देखा था कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था, उसके बाद श्रीलंका का मैच था, वो 3 दिन लगातार भी खेलना पड़ा था। तो डू यू थिंक देयर इज अ स्कोप फॉर मेंटल एग्जॉशन, या फिर ये जबरदस्ती हम लोग रेस्ट दे रहे हैं? यार आई थिंक हो सकता है कहने को तो। अगेन आई वुड से कि इसका एग्जैक्ट आंसर तो अल्टीमेटली प्लेयर्स ही दे सकते हैं, जो कि जिनने वो चीज़ें झेली हैं। बट मुझे ऐसा लगता है देखने में कि यार अभी आपको कम से कम 3-4 दिन का तो रेस्ट मिला ही है बिफोर द सीरीज स्टार्ट्स। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही है, 5-6 दिन का तो है ही। तो 5-6 दिन का आपको वहाँ पे रेस्ट मिला, उसके बाद आप इंडिया में ही खेलो। इट्स नॉट लाइक कि आपको ओवरसीज ट्रैवल करना है। द पॉइंट है आपको हर मैच के लिए फ्लाइट लेनी पड़ती है। यार आप फ्लाइट लोगे भी, बट क्या वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, वो भी आखिरी 3 मैचेस, उसमें इज इट वर्थ इट? देखो अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ यहाँ पे। बिकॉज ऑन पेपर, और हमने अभी तक जितने भी डिस्कशंस करें, हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि यार 4 साल थे एक्सपेरिमेंटेशन के, अब क्या पॉइंट एक्सपेरिमेंटेशन का। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक पहले तो मैं सिलेक्टर्स का जो व्यू पॉइंट है वो पर्सपेक्टिव दूंगा सबको, और फिर हम लोग अपना पर्सपेक्टिव लेके डिसाइड करते हैं, एंड लिसनर से भी मर्ज करूंगा कि आप दोनों पर्सपेक्टिव सुनिए, एंड देन लेट्स ट्राई टू कम टू अ कंक्लूजन कि क्या सही चीज़ निकल के आ सकती है इसमें से। मुझे ऐसा लगता है कि एशिया कप जैसा टूर्नामेंट करवाना ही पहली बात तो गलत था इन माय ओपिनियन। ओके, इतना एग्जॉस्टिव टूर्नामेंट जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप डज नॉट मेक सेंस टू मी, क्योंकि इसी चक्कर में आपको अभी रेस्ट कराना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेस्ट कराना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द एशिया कप, मुझे समझ में आता है फॉर सर्टन प्लेयर्स, जैसे कि हार्दिक पांड्या। मुझे लगता है कि उसको रेस्ट कराया जा रहा है यहाँ पे। मैं फिर भी समझ सकता हूँ कि ठीक है, क्योंकि उसको बैटिंग बॉलिंग का वर्कलोड पड़ने वाला है अच्छा खासा, और 1-1.5 महीने में उसको 9-10 मैचेस खेलने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर उसको 2 मैच का रेस्ट मिल भी जा रहा है तो आई डोंट एग्जैक्टली माइंड। ओके, कुलदीप यादव के लिए ये कि प्रॉब्ली इंडियन टीम सोच रही है कि उसको अभी रेस्ट दे दें, बिकॉज हमारा काइंड ऑफ एक्स फैक्टर होगा इन द वर्ल्ड कप, एंड वी डोंट वांट टू एक्सपोज हिम दैट मच टू द ऑपोजिशन। इसके ये थोड़ा सब्जेक्टिव ओपिनियन है, मतलब इसमें मैं हाँ भी मान सकता हूँ और ना भी कह सकता हूँ, तो इस पर मैं ओपन हूँ फॉर इंटरप्रिटेशन। बट यहाँ पे अगर हम लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा हैज़ बीन इन गुड फॉर्म दिस सीजन, हमने ये बात क्लैरिफाई कर दी है। बट आई एट द सेम टाइम फील कि उसका जो अच्छा फॉर्म है ना, उसको कंटिन्यू रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो टच में रहे, वो रिदम ब्रेक ना हो इस पॉइंट पे, बिकॉज बहुत फ्रेजाइल मोमेंट है ये। क्योंकि ओडीआईज में उसका फॉर्मेट अच्छा रहा है नो डाउट, बट T20 हमने देखा था, IPL देखा था, कैसे रिदम टूट जाती है एकदम से। सो एक फॉर्मेट अगर आपका अच्छा चल रहा है तो उसमें एटलीस्ट वो कंसिस्टेंटली खेलते रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम T20s भी खेलो, जो कि उसने नहीं भी खेले। आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर वो नहीं खेल रहा था। सो द लिमिटेड गेम टाइम दैट ही इज गेटिंग एटलीस्ट वो कंसिस्टेंट रखना चाहिए। चलो मैं एक बार को फिर भी समझ गया कि रोहित शर्मा को भी रेस्ट देना है, ऑल्दो उसको भी एम्पल रेस्ट मिला है इन माय ओपिनियन इन द एशिया कप इटसेल्फ। फाइनल में भी वो बैटिंग करने नहीं आया था, बांग्लादेश के अगेंस्ट सिर्फ 1-2 बॉलें खेली थी, 0 पे आउट हो गया था। तो ऐसा नहीं कि उसने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हुए। एज फार एज विराट कोहली इज कंसर्न, देयर वाज अ स्टैट, अप्रैल में IPL शुरू हुआ था, अप्रैल से लेके आज की डेट तक, जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज हो रहा है, उसने सिर्फ 3 ODI इनिंग्स खेली हैं। ओके, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने में सिर्फ 3 ODI इनिंग्स खेली उसने। क्यों? IPL खत्म हुआ, IPL में एंड तक चल रहा था, उसके बाद वेस्ट इंडीज की सीरीज होती है, उसमें उसको रेस्ट दे दिया गया था ODIs में, फिर रिमेंबर। उसके बाद आयरलैंड में रेस्ट दे दिया गया था। एशिया कप में सिर्फ 3 इनिंग्स खेलने को मिलती है, बिकॉज 2 बार बैटिंग नहीं आई, 1 बार बारिश हो गई, तो उसमें 1 सेंचुरी मारी और 2 बार जल्दी आउट हो गया था। उसके बाद अभी 2 मैचेस के लिए फिर से रेस्ट दे दिया गया। विराट कोहली के साथ वर्कलोड का इशू कैसे है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, और आई थिंक वैसे भी उसको बांग्लादेश के अगेंस्ट भी रेस्ट दिया ही गया था। सो इट्स नॉट लाइक एशिया कप में भी एक में उसकी बैटिंग नहीं आई थी, 2 में बैटिंग नहीं करी उसने। तो मतलब इधर वे मुझे लगता है कि विराट कोहली के लिए तो इधर वे सेंस नहीं बनता था रेस्ट देने का। और भाई आई थिंक फाइनल वाला जो गेम था वो तो
मतलब बुमराह और सिराज को छोड़ के सबके लिए रेस्ट था, काइंड ऑफ रेस्ट ही था, हार्डली तुमने कुछ खेला है। एक T20 का गेम भी इससे ज्यादा मेहनत डिमांड करता है, उसमें 40 ओवर होते हैं, इसमें तो तुमने मिलाकर 20-21 ओवर खेले। सो आई थिंक वो रेस्ट विराट कोहली को क्यों दिया गया मुझे समझ में नहीं आया। और यहाँ पे ना वही बात है कि स्पेकुलेशन का मौका मिल गया तो न्यूज़ वालों ने चढ़ा दिया उस चीज़ को। अब कई सारे मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने न्यूज़ चैनल्स देखे, कई लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि विराट कोहली से बिना पूछे उसको रेस्ट दे दिया गया। यार ये इज इट इवन पॉसिबल? आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये जबरदस्ती का हम लोग एंगल क्रिएट कर रहे हैं और नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यार जितने भी ऐसे क्रिएटर्स हैं और जितने भी ऐसे न्यूज़ वाले हैं, भाई प्लीज़ थोड़ी सी शर्म करो और ये सब छोड़ दो अभी यार। क्योंकि मैं कह रहा हूँ पता अगर 1% चांस है भी ना तो पब्लिक में फालतू का एक वो पैनिक क्यों क्रिएट करना है, एक वो लड़ाई क्यों क्रिएट करनी है? जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली, माहौल पॉजिटिव होना चाहिए अभी। तो आई थिंक वो सब चीज़ें हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए उस तरीके से। तो लेट्स गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि अगरकर ने और रोहित शर्मा ने विराट कोहली से पूछा है कि भाई आपको रेस्ट चाहिए कि नहीं, एंड ही अग्रीड, दैट इज व्हाई ही गॉट द रेस्ट। वरना मुझे समझ में नहीं आता कि और क्या रीज़न हो सकता है। बट ये तो देखो 4 लोग हो गए जो कि एक्सक्लूड हो रहे हैं और इनके क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं फ्रॉम BCCI's पर्सपेक्टिव। यहाँ पे जो हमारा पर्सपेक्टिव है, आई थिंक वहाँ पे हम लोग मेजर डिसएग्रीमेंट सिर्फ विराट कोहली के लिए रखते हैं कि सिर्फ 3 इनिंग्स खेलने के लिए आपको क्या रेस्ट चाहिए आपको। बट रोहित शर्मा के लिए भी मैं कुछ हद तक कहूँगा, बट बाकी 2 का मैं फिर भी समझ सकता हूँ कि ठीक है चलो मान गए एक बार के लिए। अगर मैं यहाँ पे इनके जगह पे खेल कौन रहा है उनकी बात करूँ तो देखो भाई गायकवाड़ आया यहाँ पे, ऋतुराज गायकवाड़ हमारा कम बैक कर रहा है। एशियन गेम्स अभी उसको खेलना है। आई थिंक उसको इसीलिए लाया गया है बिकॉज ओपनिंग स्लॉट एक खाली हो रहा है रोहित शर्मा का। और यहाँ पे कई लोग संजू सैमसन के लिए सवाल उठाएंगे कि बेचारे को इग्नोर करा गया है। मैं उसके ऊपर भी आऊँगा, उसका भी मैं एक आई विल ट्राई टू गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन व्हाई संजू सैमसन कुड नॉट हैव बीन सिलेक्टेड इन दिस सीजन, इन दिस सीरीज। कई लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि यार संजू सैमसन के साथ गलत हुआ है और उसको सेलेक्ट करना चाहिए था। एशिया कप में भी उसको स्टैंड बाय पे बुलाया फिर वापस भेज दिया, और गायकवाड़ जो कि स्टैंड बाय में भी नहीं था उसको उससे पहले ले लिया गया है। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दी लॉजिक जब मैं प्लेइंग 11 बनाने का ट्राई करूंगा। तो ठीक है, तो उस चीज़ को होल्ड पे रखते हैं अभी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अक्षर पटेल तो इंजर्ड हो चुका है, वो 3rd में आएगा वापस। एग्जैक्टली, वो भी उसमें स्टार बना हुआ है, विच मीन्स कि अगर वो इंजरी उसकी ठीक हो गई तब वो वापस आएगा 3rd ODI के लिए, विच मीन्स अ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अश्विन, जो कि अब हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है, एंड वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर को एशिया कप फाइनल के लिए बुलाया गया था, उसने कुछ नहीं करा, वहाँ पे कोई नौबत ही नहीं है करने की। एशिया कप जीता, वापस इंडिया आ गया, पता चला कि अब मैं ऑस्ट्रेलिया वाली स्क्वाड में भी हूँ। राइट। यहाँ पे पहली बात तो जितने भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर को क्यों बुलाया गया है एकदम से, आई थिंक ये बात बहुत ही क्लियर है यहाँ पे कि मतलब जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि संजू सैमसन को इनके जगह बुला लेते हैं, सबसे पहली बात वो तो एकदम प्योर डम्ब है। हाँ, इजीली संजू सैमसन का केस आएगा विद गायकवाड़ एंड स्काई, वो हम लोग एड्रेस करेंगे अभी। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नंबर 8 वाले पोजीशन की, जो कि अभी अक्षर पटेल है, शार्दुल ठाकुर खेलते हैं। एक बॉलिंग ऑलराउंडर की नीड है हमें। राइट। और यहाँ पे आई थिंक हमने पहले वाले कई सारे पॉडकास्ट में भी ये बात कही थी, इनफैक्ट मैंने कई लाइव स्ट्रीम्स पे भी ये चीज़ एको करी है कि अक्षर पटेल और जडेजा को साथ में खिलाने का एक टीम में मुझे बहुत ज़्यादा सेंस नहीं लगता, बिकॉज दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है, बहुत सेम बॉलिंग करते हैं एकदम, बैटिंग भी उसी टाइप की करते हैं। इनफैक्ट अक्षर पटेल आई थिंक एज अ बैट्समैन बहुत अच्छा कर रहा है रिसेंटली, बट एज अ बॉलर थोड़ा डिप करा है वो। तो नंबर 8 पे हमें बैटिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए, हमें बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। Right. और वहाँ पे somebody लाइक अश्विन या फिर वॉशिंगटन सुंदर जो कि एक ऑफ स्पिनर भी है, आई थिंक वो डायमेंशन हम लोग लैक कर रहे थे अपने बॉलिंग लाइनअप में, जो कि मैं 2-3 महीने से कहता आ रहा हूँ। तो मेरा इसमें लॉजिक ये है कि अश्विन को स्टार्टिंग से ही लूप में रखना चाहिए था। हाँ। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या अश्विन अभी आना डिजर्व करता है, बिकॉज ये हिपोक्रेसी नहीं हो गई। हम लोग इतने टाइम से कहते आ रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन मत करो, और लास्ट मोमेंट पे अश्विन आ गया तो जस्ट बिकॉज वी लाइक अश्विन हम कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। पहले बताओ तुम क्या उस चीज़ से एग्री करते हो या फिर डू यू हैव एनीथिंग एल्स? मेरे दिमाग में ये चीज़ तो है, ये चीज़ एकदम सही बोली है कि अगर अल्टीमेटली प्लान था लेने का स्क्वाड में भी, तो उसको लूप में तो रखना चाहिए था आपको स्टार्टिंग ईयर की स्टार्टिंग से ही। आई डोंट नो कितने साल बाद जाके वो अपना ओडीआई खेलने वाला है अभी। एक स्टार्ट है 2017 से, मतलब पिछले 6 साल में सिर्फ 2 ओडीआई खेला अपेरेंटली वो, और 2022 में 2 खेला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। राइट। बट 6 साल में 2 ओडीआई सिर्फ 6 साल में 2 ओडीआई हैं। एक चीज़ जो मैं अश्विन की फेवर में कहूँगा, आई नो ये डिसीजन काफ़ी रैश लगता है देखने में, बट इसके पीछे का आई थिंक कोई लॉजिक है, तो वो यही है कि अगर अल्टीमेटली अक्षर पटेल बाई चांस अगर कुछ चीज़ होती है कि इंजर हो जाता है, या फिर एज वी सेड कि उसको और जडेजा को साथ में खिलाया नहीं जा सकता, और अश्विन वी ऑल नो कि जडेजा अश्विन की पेयरिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है साथ में। अश्विन आई डू थिंक इज दैट गाय कि मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड प्रेफर हिम ओवर वॉशिंगटन सुंदर।
ऑफ कोर्स बिकॉज वो एक्सपीरियंस पे लेके आता है एंड अगर अश्विन को देखो भी ना तो इट जस्ट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस कि ये बंदा कुछ ना कुछ करके प्रिपेयर कर लेगा एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, ही नोज हिज स्टफ, वो बात है उसकी मेन में। और मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर खुद भी इतना इंजरी प्रोन है कि वो एक ऐसे इंजर्ड बंदे का रिप्लेसमेंट बन के आया जो कि खुद भी इतना इंजरी प्रोन है, तो व्हाई रिस्क हिम इन द स्क्वाड जो कि पता चले उसको खिलाया वो खुद भी इंजर्ड हो गया, एक स्पॉट डेड हो गया। वैसे सिर्फ 15 लोग हैं 9 मैचेस के लिए इतने कम शॉर्ट स्पैन में, तो इससे अच्छा अश्विन को ही खिलाओ। आई थिंक वो तो नो ब्रेनर होगा। बट यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात तो जो अभी वॉशिंगटन सुंदर की बात करी हमने, अगर अश्विन वुड बी अ नो ब्रेनर ओवर वॉशिंगटन सुंदर इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, आई थिंक सारे लिसनर्स अग्री करेंगे इस बात से एंड पॉसिबली अगरकर भी ये बात अग्री करेगा। अगर अश्विन, देखो ये मुझे लगता है ना ये एक ऐसा डिसीजन है विच इज एब्सोल्युटली द राइट डिसीजन बट टू लेट, ऐसे मैं डिफाइन करूंगा इस चीज को। ये एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में स्टेप लिया है मैनेजमेंट ने, बट बहुत लेट लिया ये स्टेप। ये स्टेप साल के स्टार्टिंग में ले लेना चाहिए था और अश्विन को स्टार्टिंग से सीरीज सारी खिलानी चाहिए थी। अब ये बात है कि कोई काम आदमी देर से कर रहा है बट वो सही काम है तो क्या वो ना करे? अब ये वो एक एथिकल और मॉरल डिलेमा आ गया, एक फिलोसॉफिकल एंगल आ गया। अब इस पे बहुत सब्जेक्टिव आंसर्स है। आई थिंक मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूँ। कोई लिसनर मुझसे आके कहेगा कि यार नहीं, मतलब प्लीज फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस एंड शेयर योर ओपिनियन कि नहीं यार आदित्य ये लास्ट मिनट पे करने का क्या सेंस बनता है, एक्सपेरिमेंटेशन क्यों कर रहे हैं? मतलब वुड यू से कि ये चीज़ ये सोच के ली गई है कि वी हैव टू टेक अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, या फिर ये इसलिए ली गई है कि हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई है इसलिए हमें, क्योंकि एशिया कप फाइनल में आई एम डैम श्योर कि अगर इन्हें थोड़ा भी क्लू होता कि हम अश्विन को ला सकते हैं तो ये एशिया कप फाइनल में खिला देते हैं उसे। भाई मुझे लगता है क्लू था और फिर भी नहीं लाए, और मुझे ये बात समझ में बट फिर क्या सेंस बना उस चीज़ का? दिस इज व्हाट इज बियॉन्ड मी कि देयर इज समथिंग दैट लैक्स सेंस इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स। ऑल्सो जो तुम कह रहे हो कि हमारी सिचुएशन ऐसी थी या फिर एक राइट स्टेप, मतलब राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, कॉन्शियसली टेकिंग डिसीजन। आई थिंक ये कॉन्शियसली है बिकॉज तुम याद करो जिस दिन वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस हुई थी और उसके एक हफ्ते पहले से रोहित शर्मा कह रहा था स्पेसिफिकली फॉर अश्विन कि अश्विन इज अ ग्रेट प्लेयर, आई नो ओडीआईएस नहीं खेला है बट ही विल बी इन द लूप, मैं उससे रोज बात भी करता हूँ वो सब। समथिंग वाज कुकिंग राइट फ्रॉम दैट मोमेंट। और पता आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर अक्षर पटेल फिट भी हो जाए ना उसको फिर भी ना ले स्क्वाड में भाई, ये और अश्विन क्या को बात ले हो रही है? और ये बहुत अनफेयर होगा, मैं मानता हूँ इस बात को। बट देन अगेन मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ इस साल के कि अक्षर पटेल के ऊपर मैं अश्विन को रखूंगा बिकॉज आई डोंट फाइंड एनी सेंस इन प्लेइंग अक्षर पटेल एंड जडेजा इन द सेम टीम। ओके, जस्ट इमेजिन समबडी लाइक कुलदीप यादव जो कि एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, चाइनामैन कहते हैं उसको, जडेजा जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है और अब अश्विन जो भी एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। 3 अलग अलग डायमेंशंस आपको मिल रही है अपने स्पिन डिपार्टमेंट में। दिस कुड ऑल्सो कॉम्पनसेट फॉर द फैक्ट कि आपके पास एक लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है, तो आपके पास कितनी वैरायटी बन रही है स्पिन में। एंड दिस वैरायटी, माइंड यू, ऐसी वैरायटी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं है। जो हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए कहते हैं ना कि डेप्थ कितनी अच्छी है, वैरायटी कितनी अच्छी है, स्पिन में नहीं है ये चीज़, और इंडिया में हो रहा है टूर्नामेंट। ऑल्दो यू सेड कि इंडिया में पिचेस जैसी होने वाली हैं तो ईदर वे वी माइट नॉट सी 3 स्पिनर स्टार्टिंग टुगेदर, तो वो अश्विन बेंच होगा फिर उस मामले में। आई थिंक आई एम फाइन विद हिम बीइंग बेंच अगर शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं। बट जहां भी ऐसी पिच है, जैसे सपोज लखनऊ में जब इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच होगा, इंग्लैंड फर्स्टली वीक ऑन स्पिनर्स और सेकेंडली यहाँ पे पिच स्लो होने वाली, तो शार्दुल ठाकुर इन माय ओपिनियन शायद ना खेले अनलेस अभी हमें पिच देखने को मिलेगी, क्या पता चेंज कर दिया हो, बट एज ऑफ नाउ वही लगता है। तो ऐसे मैचेस में अश्विन को मैं चाहूंगा तो मैं अक्षर पटेल को चाहूंगा एट नंबर 8। नंबर 8 पे मुझे बैटिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए, अक्षर पटेल आज के डेट में वही है। मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो कि बहुत स्मार्ट बॉलर है और उसको बैटिंग में रन्स कंट्रीब्यूट करने भी आते हैं। अश्विन फिट्स द प्रोफाइल। ओके, और इसीलिए मैं यहाँ पे कहूँगा, जैसे संजू सैमसन के लिए लोग कह रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे डिटेल में, उससे पहले मैं एक बात और कहूँगा। सिमिलरली कई लोग कहेंगे कि चहल को भी इग्नोर करा गया। आई थिंक चहल का, मैंने ट्वीट भी करा था अभी पॉडकास्ट शूट करने से पहले कि ऑफ कोर्स आई एम वेरी अवेयर ऑफ माई पर्सनल बायस एंड आई कांट हेल्प बट बी वेरी हैप्पी कि अश्विन को लिया गया टीम में। बट आई हैव टू फील फॉर चहल, जिस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, आई थिंक इट इज काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट। बट द फैक्ट इज, एज आई सेड, हमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, हमें एक बॉलर नहीं चाहिए। फर्क है दोनों चीजों में। राइट, चहल इज अ फुल ब्लोन बॉलर, हमें ऑलराउंडर चाहिए, एक बॉलिंग ऑलराउंडर। चहल वो बैटिंग का डायमेंशन ऐड नहीं कर पाता। कुलदीप यादव भी उससे बेटर बैटिंग कर लेता है। यस, तो वही बात हो जाती है कि इसीलिए चहल मिस आउट कर गया। इट्स नॉट कि चहल इज एनी लेस ऑफ अ बॉलर, इट्स जस्ट दैट वो बैटिंग में मात खा गया। अब वो थोड़ा हार्श डिसीजन है, बट कोई भी लॉजिकली आप सोचेगा, आई वुड अर्ज ऑल द फैंस, आप लॉजिकली इस बात को सोचो जो हमारा टीम के कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट है, तो इट मेक्स ऑल द मोर सेंस कि आप अक्षर पटेल या फिर अश्विन में से किसी को खिलाओ या फिर शार्दुल ठाकुर। अगर सिर्फ बॉलिंग बात होती तो चहल को लिया जाता अश्विन से ऊपर। आई थिंक वो नौबत आती ही नहीं, बिकॉज फिर तो आप शामी को ही प्रेफरेंस दे दो ना।
फिर आप किसी और को क्यों नहीं देख रहे हो? तो आई थिंक वो तो नौबत ही नहीं आती. Okay. इट वॉज ऑलवेज अबाउट हैविंग अ बॉलिंग ऑलराउंडर, विच इज वॉट रोहित शर्मा ऑल्सो सेड अभी, जब रोहित शर्मा इनफैक्ट अजीत अगरकर ने, जब इन लोगों ने अभी स्क्वाड अनाउंस करी ऑस्ट्रेलिया के लिए, कि हमारे नज़र में बहुत टाइम से ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर्स दिमाग में थे, तो अश्विन को हम लोग हमेशा से हमने लूप में रखा हुआ था कि रेडी रहो, कभी भी चांस आ सकता है. तो मैं तो आई कांट हेल्प बट इमेजिन कि ये बात बहुत टाइम से चल रही थी. इसमें एक जो बात और है जिसका लॉजिक समझ में नहीं आता, विच इज़ की जो हमने पहले कहा कि जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर को एशिया कप फाइनल के लिए क्यों बुलाया जब अश्विन को खिलाना था. तो सेकंड इलॉजिकल थिंग इज अक्षर पटेल को पूरे साल को अपने लटका के रखा हुआ था फिर राइट एंड मोमेंट पे अगर हटाना है तो. दिस इज अज्यूमिंग कि अक्षर पटेल अगर ठीक हो जाए तो भी उसको ना लिया जाए. हो सकता है ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाएगा और अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर को तुरंत निकाल दिया जाएगा टीम से. बट आई स्टिल फील एक ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि अश्विन जो है वो इस बार वर्ल्ड कप खेलेगा. हमने लास्ट ईयर भी देखा था T20 वर्ल्ड कप में, ही हैज अ नैक ऑफ डूइंग इट. एग्जैक्टली. लोग मजाक उड़ाते हैं कि बेस्ट टेस्ट बॉलर बट टेस्ट फाइनल नहीं खेलता, बट भाई लिमिटेड फॉर्मेट में उल्टा है. ही नोज हाउ टू मेक हिज वे इनटू द वर्ल्ड कप स्क्वाड. सो पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई वांट दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस ब्रेन. अभी जो हमारी करंट वर्ल्ड कप स्क्वाड है सिर्फ एक ही बंदा है 2011 के वर्ल्ड कप से, जो कि विराट कोहली है, और कोई भी नहीं है. आई वॉन्ट दैट विनिंग मेंटालिटी. आई वॉन्ट दैट गाय जिसको पता हो कि जीतते वक्त फील कैसा होता है. Okay. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. विराट कोहली ने खुद भी ये बात कही हुई है बहुत बार. सो आई एम वेरी हैप्पी कि अश्विन को चांस मिला है, और उसके पीछे का क्या लॉजिक है हमने वो भी एक्सप्लेन कर दिया है. अगर हम लोग अब यहाँ पे बात करें हमारे संजू सैमसन की, ऑफकोर्स, तो भाई देखो यहाँ पे अब मैं ट्राई करता हूँ प्लेइंग 11 बनाने का फॉर द इंडियन टीम इन द फर्स्ट 2 ODIs, राइट, जब ये विराट कोहली वगैरह वापस ना आए हो. और उस प्लेइंग 11 के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे संजू सैमसन का सेंस नहीं बनता था यहाँ पे आने का. ठीक है. फर्स्टली मेरे लिए जो ओपनर्स होंगे यहाँ पे, और तुम बताओ तुम अग्री करते हो कि नहीं, वो होंगे शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़. नो KL राहुल. मैं बता रहा हूँ अभी KL राहुल होगा टीम में. और यहाँ पे मेरा गायकवाड़ को ओपन कराने का लॉजिक ये है, कई लोग कहेंगे भाई ईशान किशन ओपनिंग कर सकता है, अभी उसने फाइनल में भी करी है. KL राहुल ओपनिंग कर सकता है. मैं कहूंगा इनको टीम में रखो लेकिन ओपनिंग मत कराओ. इनको एग्जैक्टली वही खिलाओ जहाँ वर्ल्ड कप में खेलने वाले वर्ल्ड कप के दिमाग में लेके. एग्जैक्टली. हाँ, मेक सेंस. नो एक्सपेरिमेंटेशन एट ऑल. सो गायकवाड़ एंड गिल वुड ओपन. श्रेयस अय्यर जो कि इन माय ओपिनियन वर्ल्ड कप में अब स्टार्ट नहीं करेगा, राइट, उसको 1 डाउन खिला दो. ओके. KL राहुल मोस्ट लाइकली नंबर 4 पे बैटिंग करेगा, तो उसको यहाँ पे भी नंबर 4 पे ही बैटिंग कराओ. ईशान किशन नंबर 5 पे बैटिंग करेगा वर्ल्ड कप में, तो यहाँ पे भी नंबर 5 पे ही बैटिंग कराओ. ऑप्शन ये भी है कि KL राहुल और ईशान किशन में से किसी एक को ओपनिंग करा दो और गिल को रेस्ट करा दो. बट मुझे लगता है कि अगर गिल को स्टार्ट करा रहे हैं तो उसके साथ इनमें से किसी को ओपन मत करो. फालतू एक्सपेरिमेंटेशन मत करो. रोहित शर्मा गया है, सीधा एक ओपनर ले आओ वहाँ पे, गायकवाड़ को डाल दो, और जो ईशान किशन और राहुल की प्लेस होने वाली है इन द वर्ल्ड कप एग्जैक्टली वहीं पे खिलाओ. उसी रोल के लिए प्रिपेयर करो उनको. श्रेयस अय्यर क्योंकि अब मेरे लिए वो बेंच पे रहेगा और कुड बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर वन ऑफ ईशान किशन एंड KL राहुल इन केस दे आर नॉट फिट, इसलिए उसको 1 डाउन पे बैटिंग करा सकते हैं, बिकॉज एनीवे वो नंबर 4 नंबर 5 पे नहीं खेलेगा इन माई ओपिनियन. तो अब बात यहाँ पे आती है कि ईशान किशन के बाद कौन होगा. अब वहाँ पे मेरे हिसाब से हम लोग को पहले जडेजा को लाना चाहिए. यहाँ पे यूजुअली हार्दिक पांड्या होता है, और फिर 5 डाउन पे जहाँ पे यूजुअली जडेजा खेल रहा था अभी तक एशिया कप में, वहाँ से हमारी बॉलिंग ऑलराउंडर शुरू कर दो. अश्विन भी सेम टीम में होना चाहिए, सुंदर भी सेम टीम में होना चाहिए, शार्दुल ठाकुर भी सेम टीम में होना चाहिए. क्यों? कई लोग क्वेश्चन करेंगे इस चीज़ को. बिकॉज अगर हम लोग ये रेस्ट दे रहे हैं लोगों को पहले 2 ODIs के लिए और इतना एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, तो कर लो ना अच्छे से. अगर ऐसा चांस है कि अक्षर पटेल शायद ना खेले वर्ल्ड कप, तो हमारे पास एसेंशियली उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए 2 ही मैचेस हैं, जो कि पहले 2 ODIs हैं, और हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर. तो क्या हम दोनों को सिर्फ एक मैच खिलाएंगे? सेंस तो नहीं बनता. तो दोनों को दोनों मैच खिलाओ और दोनों को प्लेइंग 11 में रखो. दैट मीन्स कि उन दोनों को नंबर 7 और नंबर 8 पे बैटिंग कराओ. फिर शार्दुल ठाकुर आ जाएगा. बुमराह, सिराज और शामी में से कोई 2 बॉलर्स खिलाओ इन बोथ द गेम्स. तो एक बंदा बिटवीन बुमराह और सिराज रेस्ट पे आ जाएगा. एक पैरेलल जो इसका ऑप्शन है, जो कि कई लोग कहेंगे, वो ये भी कहेंगे कि यार गिल को रेस्ट करा दो, बिकॉज गिल भी बहुत मैचेस खेल रहा है. इनफैक्ट रोहित शर्मा और विराट कोहली से ज्यादा मैचेस खेले हैं. सो मे बी इन दैट केस ईशान किशन और गायकवाड़ ओपनिंग कर सकते हैं, और फिर हम लोग मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव को टेस्ट करा सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप में आने वाला है. और वो भी अलॉन्ग साइड श्रेयस अय्यर हमारे बेंच पे होगा. अब यहाँ पे मैं बताता हूँ संजू सैमसन क्यों नहीं खेल सकता. संजू सैमसन इज नॉट एन ओपनर फर्स्टली, तो ओपनिंग की तो बात ही गई वहां से. ठीक है. ही इज नॉट अ 1 डाउन बैट्समैन, वो भी गई बात वहां से. 1 डाउन वो T20 में बैटिंग करता है. ही इज नॉट दैट एप्ट इन दी ODI फॉर्मेट इन माई ओपिनियन. वो बैटिंग करता है नंबर 4 या नंबर 5 पे या नंबर 6 पे.
वहां पे हम लोग केएल राहुल और ईशान किशन को नहीं हटाएंगे बिकॉज हमें उनको गेम टाइम देना है। केएल राहुल अभी इंजरी से है, उसको रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। ईशान किशन को अपना कॉन्फिडेंस गेन करना, उसको रेस्ट की जरूरत नहीं है। जडेजा का एशिया कप उतना अच्छा नहीं गया था, हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था। ही इज वन ऑफ द नेगेटिव्स फॉर अस, तो उसको गेम टाइम देना कंसिस्टेंटली जरूरत है उसकी, ताकि वो अपना फॉर्म रीगेन कर ले। तो आई थिंक केएल राहुल, ईशान किशन और जडेजा, इन तीनों को सारे मैचेस खेलने चाहिए अभी उसी पोजीशन पे। हाँ, इनको रेस्ट नहीं कराना। ओके, तो अगर ये मिडिल ऑर्डर में फिक्स्ड है और संजू सैमसन टॉप ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है, तो उसको आप कैसे स्क्वाड में ले लोगे? जब सूर्य कुमार यादव को ही चांस नहीं मिल पा रहा इस स्क्वाड जो अभी मैंने लाइनअप बताई, जो कि वर्ल्ड कप की, आई थिंक भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, इन माई ओपिनियन सूर्य कुमार यादव की अगर ये जो सीरीज है पूरी अच्छी नहीं जाती है, वो फिर भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में होगा। और इस मोमेंट पे हटाने का सेंस भी नहीं है। ठीक है, ये सीरीज शुड एक्ट एज एन एनेबलर फॉर सूर्य कुमार यादव कि आप अब ट्राई करिए फॉर्म रिगेन करने का। नहीं होता कोई बात नहीं, हम आपको बैक करने वाले हैं, जैसे कि युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ को किया गया था 2003 वर्ल्ड कप से पहले। अब टेंशन मत लो, आप खेलोगे। वही होने वाला है स्काई के साथ। कोई ऐसे वहम में है कि भाई स्काई ने सीरीज में परफॉर्म नहीं करा तो हम उसको बाहर निकाल देंगे और संजू सैमसन एक नीट एंट्री मारेगा, ऐसा नहीं होने वाला। राइट। तो अगर इस लाइनअप में स्काई को ही चांस नहीं मिल पा रहा, जिसको ऑफकोर्स संजू से पहले प्रेफरेंस मिलनी चाहिए बिकॉज वही वर्ल्ड कप में होगा, तो संजू सैमसन कहाँ से आ जाएगा इस पूरी लाइनअप में? मुझे समझ में नहीं आया। एशियन गेम्स में उसको लेना चाहिए था, आई थिंक वो गलत हुआ उसके साथ, बिकॉज कहीं तो खिलाओ, बट यहाँ पे सेंस नहीं बनता था। वुड यू अग्री विद दिस? आई थिंक सो, क्योंकि वही बात है कि अल्टीमेटली जो भी प्लेयर्स अल्टीमेटली वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं, आई थिंक ईदर वे, चाहे वो फेयर हो या ना हो, भाई हमें वर्ल्ड कप लेके चलना, हमें वर्ल्ड कप जीतना है। तो चाहे फेयर है किसी प्लेयर के लिए, चाहे ना हो, वेरी सॉरी अगर फेयर नहीं है, बट यही चलेगा अल्टीमेटली। Exactly. और जो पहले 2 ओडीआई की स्क्वाड है उसमें 15 लोग हैं। हाँ। मैंने 11 लोगों को नेम कर दिया लाइनअप में। जो 4 बेंच पे होंगे वो होंगे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा। इसमें से तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं होने वाले, इनफैक्ट 3rd ओडीआई का भी पार्ट नहीं है। तो जो 2 लोगों के साथ हमें जो रोटेशन करना है वो है स्काई और शामी। तो अब इन 2 के साथ रोटेशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो भाई संजू की जगह नहीं बनती है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे। अगर संजू के पास ऐसा कुछ होता प्रोस्पेक्ट कि वो वर्ल्ड कप में आ सकता है, तो मैं कहता कि उसको यहाँ पे क्यों नहीं लिया। बट अगर हम लोग उस चीज़ पे डिसाइड कर चुके हैं कि स्काई को खिलाना ही खिलाना है, तो फिर क्या पॉइंट है? वैसे वुड यू स्काई को चांस मिलेगा इन 2 सीरीज में? आई थिंक बिल्कुल मिल सकता है और मिलना भी चाहिए, बिकॉज वही बात है, हमें अभी अपनी जो पहले 2 ओडीआईज है इसमें हमें अपने वर्ल्ड कप की बेंच स्ट्रेंथ को ना पूरा क्वांटिफाई करना और टेस्ट करना है। नहीं तो लेट्स से कि फर्स्ट मैच में शेर शेर को खिलाया जाता है और वो अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब डिसेंट परफॉर्म करता है, क्या फिर हम लोग नेक्स्ट मैच में उसको निकाल के सूर्य कुमार यादव को खिलाएंगे? आई थिंक गिल को एक मैच से रेस्ट कराना चाहिए हमें। अच्छा, ओके, बिकॉज गिल भी डिजर्व करता है भाई रेस्ट, ऐसा नहीं है। और फॉर एंड देन इन दैट केस हम लोग को एक वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि प्रॉब्ली ईशान किशन को शायद ओपनिंग करना पड़े, बट एक मैच के लिए अगर वो करने को बन रहा है और हमें उससे अपनी बेंच स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का मौका मिल रहा है, आई थिंक ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स है वो चीज़ वैलिड है। तो वो आई थिंक वो एक सैक्रिफाइस हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। बट बाकी जो मैंने कॉम्बिनेशंस बताए, आई थिंक उसके थ्रू हम हर प्लेयर को टेस्ट कर सकते हैं। और ये पहले 2 मैचेस का ऑब्जेक्टिव हमारा मैच जीतना नहीं होगा। अगर जीतना होता तो हमारी प्रॉपर स्क्वाड खेलती। वैसे इज दैट बिकॉज कि हमें जीतना नहीं है, या फिर ये रीज़न है कि हमें अपनी जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव्स है, वो हमें शो नहीं करना ऑस्ट्रेलिया को? नहीं, आई थिंक ये पॉइंट है कि अभी हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ को पूरा मौका देना है और जो प्लेयर्स हैं उनको अपेरेंटली रेस्ट भी देना है। तो ये वही पर्पस सर्व हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक और कोई ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बट वही बात आ जाती है, अगर हम लोग, ये तो देखो पहले 2 ओडीआईज की बात हो गई, अब हम आते हैं 3rd ओडीआई में। 3rd ओडीआई में विराट कोहली, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या जो कि रेस्टेड थे, ये चारों वापस आ जाएंगे। और जो अभी 2 मैच की जो स्क्वाड थी हमारी, उसमें से तिलक वर्मा को हटा दिया जाएगा और प्रसिद्ध कृष्णा को हटा दिया जाएगा। राइट, फेयर इनफ। तो पहले 2 मैच के लिए 15 लोग थे, अब आखिरी मैच के लिए 17 लोग होने वाले हैं। और ये क्यों होने वाले? बिकॉज अक्षर पटेल का भी श्योर नहीं है, और अगर वो नहीं होगा तो फिर अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर दोनों को शायद खिलाया जाएगा टू अ सर्टेन कि कौन अल्टीमेटली इसका रिप्लेसमेंट बनने वाला है। सो मैं अगर इसको बहुत सिंप्लीफाई करूँ वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव में, जो 3rd ओडीआई के लिए 17 लोग हैं उसमें से 14 लोग कन्फर्म्ड हैं कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर आप चाहते हैं मैं उनका नाम ले लूँ ताकि सबको पता हो जाए, दिस इज हाउ आई पर्सनली फील। रोहित शर्मा, शुभमन गिल विल बी दी ओपनर्स, और ये मैं आपको 3rd ओडीआई की लाइनअप भी बता दूंगा। आई थिंक यही लाइनअप जो है वो वर्ल्ड कप में भी हमारी फर्स्ट लाइनअप होगी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली जो है वो 1 डाउन पे आएगा,
सेकंड डाउन और थर्ड डाउन पे केएल राहुल और ईशान किशन में से कोई एक आएगा, मतलब ये दोनों चेंज करते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द ओपोनेंट, ओपोनेंट की कौन बॉलर उस टाइम पे डाल रहा है, लेफ्ट हैंडर है राइट हैंडर है। ओके तो लेट्स अज्यूम फॉर द कन्वीनियंस ऑफ लिसनर्स कि मान लो 2 डाउन केएल राहुल और 3 डाउन ईशान किशन, ठीक है 4 डाउन पे जडेजा आएगा, 5 डाउन पे हार्दिक पांड्या आएगा, ठीक है। ये हमारे पहले के 7 प्लेयर्स हो गए, ये कंफर्म्ड होंगे, हमेशा ही खेलेंगे और इसी पोजीशन में खेलेंगे, इसी पोजीशन पे खेलेंगे। ठीक है। अब जो नंबर 8 आता है 6 डाउन, यहाँ पे या तो शार्दुल ठाकुर होगा या तो उसके जगह पे अक्षर पटेल, या फिर अक्षर पटेल अगर नहीं खेल रहा तो उसकी जगह पे वॉशिंगटन सुंदर या फिर अश्विन में से कोई एक। उसके बाद कुलदीप यादव हमेशा हर मैच खेलेगा, बुमराह और सिराज हमेशा हर मैच खेलेंगे। ये जो 11 प्लेयर्स है इसमें से 10 कंफर्म्ड है, सिर्फ जो नंबर 8 का स्लॉट है जो कि शार्दुल ठाकुर वाला स्लॉट है, वहां पे ही चेंजेस होंगे जो होंगे, और शार्दुल ठाकुर स्क्वाड में जरूर होगा। हाँ, बचे 3 प्लेयर 17 में से जो कि हैं अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन। इन तीनों में से कोई एक प्लेयर जाएगा वर्ल्ड कप के लिए, एक ही प्लेयर जाएगा वर्ल्ड कप स्क्वाड में, राइट। 14 प्लेयर्स कंफर्म्ड है। अब अगर अक्षर पटेल फिट होता है तो इन प्रिंसिपल उसको जाना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन शायद जा सकता है। भाई क्रेजी हो जाएगा एक्चुअली में, राइट। पूरे साल अक्षर पटेल को खिलाया फिर उससे एकदम एंड मोमेंट पे ड्रॉप कर दिया। मतलब ये जो अभी पूरा सेगमेंट है ना हमारा स्क्वाड के रिएक्शन का, ये उसका पूरा सार है आपने लिया। वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में इन माई ओपिनियन ये 15 लोग जाएंगे, 14 लोग कंफर्म्ड है, और जो लास्ट स्पॉट है उसमें 3 प्लेयर्स के बीच में रेस होने वाली है, और 14 + 3 17 होता है, इसीलिए इन सारे के सारे 17 प्लेयर्स को लास्ट ओडीआई के लिए इंक्लूड कर लिया गया। और लास्ट ओडीआई में इनफैक्ट आई थिंक लास्ट ओडीआई के अगले दिन ही फाइनल अनाउंसमेंट है वर्ल्ड कप 29 को, हाँ फाइनल अनाउंसमेंट है। सो वो मतलब हमें लास्ट ओडीआई के दिन पता चल जाएगा कौन कहाँ खेलने वाला है। सो 14 प्लेयर्स कंफर्म्ड, आप मान के चले कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में है। 15th प्लेयर के लिए बिकॉज अक्षर पटेल इंजर्ड है, इसलिए वो तीनों प्लेयर्स में से कोई एक जाने वाला है, वी नेवर नो। और जो मेरी फाइनल जो ओडीआई होगा उसके लाइनअप भी यही होगी, डिपेंडिंग ऑन कि शार्दुल ठाकुर को खिलाना है या फिर अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर में से किसी को खिलाना है। तो यही लाइनअप होने वाली है, और यही एक्सपेरिमेंटेशन भी होगा इन द वर्ल्ड कप कि नंबर 8 पे किसी को चेंज कर दिया। वुड यू एक्चुअली वांट अश्विन और अक्षर पटेल even if he's fit? As I've always said, I think that has always been the right step, but it is too late. So I will not be hypocritical and say कि भाई अश्विन को ले ही लो at all cost। अगर अक्षर पटेल को लेते हैं I think it is justified। पूरे साल उसके ऊपर ट्रस्ट शो करा है, एंड मोमेंट पे उसको ऐसे मतलब एकदम वही लेजेंड एक मैच में बाहर कर दिया। एग्जैक्टली, थोड़ा सा अनफेयर होगा, बट आ भी कौन रहा है सामने वो भी देखो। हाँ। तो ये वही बात है, इट्स देखो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट एक्सेप्शनल केसेस को आप जनरलाइज करके पूरे पब्लिक के लिए रूल अप्लाई नहीं कर सकते। राइट। अश्विन इज दैट एक्सेप्शनल केस, इसको मैं हमेशा से कहता हूँ। सो आई थिंक ये एक एक्सेप्शन हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अगर वॉशिंगटन सुंदर को लेते हैं दैट वुड नॉट मेक सेंस टू मी। ओके, इफ अक्षर पटेल इज फिट और वॉशिंगटन सुंदर को ले रहे हैं दैट वुड नॉट मेक सेंस। अश्विन को लेते हैं दैट कुड मेक सेंस टू मी। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने पूरी स्क्वाड का ब्रेक डाउन कर दिया, वर्ल्ड कप की भी हमने बातें कर ली कि वर्ल्ड कप में कौन स्टार्ट कर सकता है। अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आई थिंक हमने संजू सैमसन का पूरा एड्रेस कर दिया, सबको समझ में आ गया, तुम्हें समझ में आ गया। एंड बाकी जो प्रसिद्ध कृष्णा तिलक वर्मा वो भी नहीं खेलेंगे, इनमें अपने नहीं खेलने चाहिए, वो भी क्लियर हो चुका है। हम थोड़ी सी ना ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, और उससे पहले जो है ये सीरीज किन प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट 2 टॉपिक्स होंगे हमारे आज के। मेक और ब्रेक सीरीज ये किन प्लेयर्स के लिए होने वाली है, व्हाट डू यू थिंक? पहले तुम किसी एक का नाम ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है काफी। आई थिंक अक्षर पटेल के लिए हो सकता है। ये अक्षर पटेल तो चलो मान लो इंजर्ड है भाई, वो तो खेलेगा ही। आई थिंक अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर, ये 2 प्लेयर्स के लिए होगा ही होगा ये चीज। सूर्य कुमार यादव आई थिंक इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हो सकती है ये चीज। आई थिंक मेरे लिए 4 प्लेयर्स हैं भाई, अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर, स्काई और श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर आल्सो, राइट। ये चारों प्लेयर, बिकॉज देखो वर्ल्ड कप का जो मैंने कहा ना, वहाँ पे जो स्क्वाड होगी उस पर बेंच पे कौन होगा एसेंशियली, मोहम्मद शमी बेंच पे होगा, श्रेयस अय्यर बेंच पे होगा, सूर्य कुमार यादव बेंच पे होगा, एंड वन ऑफ शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर, कोई एक बेंच पे होगा। तो इसमें से जो बेंच में जो 4 लोग हैं उसमें से श्रेयस अय्यर, स्काई और वॉशिंगटन सुंदर, अश्विन में से कोई एक, वो 4 में से 3 बंदों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। शामी तो खेलेगा ही रिगार्डलेस, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं है, ही विल बी इन द कंटेंशन। बट जो बाकी 3 लोग हैं इनके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर सो फॉर अश्विन एंड वॉशिंगटन सुंदर, बिकॉज एक ये हैक है लिटरली, यू कैन हैक योर वे इनटू द वर्ल्ड कप स्क्वाड। लेजिट सही में तुमने अगर यहाँ परफॉर्म कर दिया 1-2 मैच में तो उनके लिए तो बहुत बड़ी ओकेजन है। स्काई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये लास्ट मौका है फॉर्म में आने का, एंड बहुत सवाल उठने शुरू हो गए हैं स्काई पे। श्रेयस अय्यर के लिए इसलिए बिकॉज इंजरी से वापस आ रहा है, एंड यू नेवर नो, मतलब इंडिया के मैनेजमेंट का कोई भरोसा नहीं है, शायद वो ट्रस्ट करें उसको दोबारा स्टार्ट कराने का ओवर ईशान किशन, आई डोंट नो।
सो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज। सो आई थिंक ये 4 प्लेयर होंगे और इनके परफॉर्मेंस कैसी होती है उसी से जो वो फाइनल 1-2 आंसर्स रह गए वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए वो हमें एड्रेस हो जाएंगे पूरे। राइट, काफ़ी कुछ एड्रेस हो गया एशिया कप के थ्रू, ये लास्ट की जो 1-2 चीज़ें हैं इस सीरीज से पक्का एड्रेस हो जाएंगी। सो आई थिंक ये तो इंडिया का पूरा पार्ट था। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ऑस्ट्रेलिया की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, फिर एक प्रेडिक्शन दे देंगे थोड़ी सी लास्ट में। देखो ऑस्ट्रेलिया का मैं सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं, अभी 3-2 पिट के आए हैं साउथ अफ्रीका से, ठीक है। उनकी ए टीम नहीं थी, काफ़ी सारे मेन फास्ट बॉलर्स नहीं खेल रहे थे, तो वो चीज़ ऑफकोर्स ट्रू है, स्मिथ भी नहीं था। बट जो 3 मैचेस हारे हैं वो लोग, वो 100 से ऊपर के रन के मार्जिन से हारे हैं, तीनों बार चेस कर रहे थे और 100+ रन से साउथ अफ्रीका जीती है। राइट, तो अच्छी खासी पिटाई हुई है उनकी। कोई कितनी बेकार टीम हो ऑस्ट्रेलिया की, आप इतना बुरे तरीके से नहीं पिट सकते। दैट इज नॉट, मतलब तुम इमेजिन करो इंडिया से पिट के आ रही है, चाहे बी टीम ही खिला रही हो, यू वोंट एक्सेप्ट इट। राइट, तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो राइट अप देयर, यू कांट एक्सेप्ट दैट। बट अब वो यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं जो वर्ल्ड कप में खिलाएंगे वो, और हर टीम यही कर रही है एक्सेप्ट इंडिया। लास्ट सीरीज में सब लोग अपनी प्रॉपर स्क्वाड खिला रहे हैं जो कि वो वर्ल्ड कप में खिलाएंगे, सिर्फ इंडिया नहीं कर रही है ऐसा। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो मुझे लगता है प्लेइंग 11 हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैं चाहूँगा देखना। ट्रैविस हेड को इंजरी हो चुकी है, सबको पता है। आई थिंक वो बहुत उसको मिस करेंगे वो लोग, बिकॉज अभी आपको मैं बताता हूँ क्यों। मेरे लिए ओपनिंग जो है वो मिचेल मार्श और वार्नर को करना चाहिए। ओके, आई वुड लव फॉर देम टू ओपन द इनिंग्स। अभी फरवरी आई थिंक मार्च में सीरीज हुई थी ओडीआई की, वहाँ पे भी इंडिया में हुआ था और 2-1 हराया था हम लोगों को। और मिचेल मार्श ने क्या खेला था भाई, अभी 1-2 मैचेस में उसने ओपनिंग करी है साउथ अफ्रीका में भी, आखिरी के बहुत अच्छा खेला था वो। आई थिंक उसको ओपनिंग करनी चाहिए, मेजर थ्रेट है, पावर प्ले में तोड़ता है वो बंदा, बहुत अच्छी स्टार्ट देता है अलॉन्ग साइड डेविड वार्नर। इन दोनों को ओपनिंग करनी चाहिए। आई वुड लव टू सी स्टीव स्मिथ एट 1 डाउन। ओके, 2 डाउन भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन लाबुशेन कहाँ आता है, विच इज़ माई नेक्स्ट गाय। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में मैं एलेक्स कैरी को, ग्लेन मैक्सवेल को, कैमरून ग्रीन को, इनको रखना चाहूँगा 5 डाउन तक। और उसके बाद नंबर 8 पे, जो कि यहाँ पे शार्दुल ठाकुर और अश्विन में से कोई एक हो सकता है, वहाँ पे ऑफकोर्स पैट कमिंस होगा जो कि कैप्टन है वहाँ का, बैटिंग अच्छी कर लेता है, सबको पता है। उसके बाद मिचेल स्टार्क वापस आ रहा है, वो भी वो भी टीम में होगा, वो भी बैटिंग कर लेता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास ये बात ज़रूर है भाई, मतलब 11 में से 9 लोग, सही में 11 में से 9 लोग बैटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो आखिरी 2 प्रॉपर बॉलर्स होंगे वो होंगे हेजलवुड और जैम्पा, एडम जैम्पा। ओके, तो ये 11 में से 9 लोग बैटिंग कर सकते हैं, क्रेजी डेप्थ है। और बॉलिंग ऑप्शंस में आपको बताऊँ, यहाँ पे स्टार्क, हेजलवुड, जैम्पा, कमिंस, कैमरून ग्रीन, मैक्सवेल ये और मिचेल मार्श, 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे अगर अपना ट्रैविस हेड अवेलेबल होता तो वो लाबुशेन की जगह पे होता, तो वो भी ऑफ स्पिन डाल लेता। तो 8 बॉलिंग ऑप्शंस होते और 9 बैटिंग ऑप्शंस होते 11 प्लेयर्स के अंदर। ये इंग्लैंड वाले लेवल का वो है बैलेंस जो कहते हैं हम लोग। इसलिए आई थिंक कि ट्रैविस हेड अगर वापस आ जाए उसको 100% लेना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज इफ़ यू नोटिस यहाँ पे सिर्फ 2 स्पिनिंग ऑप्शंस हैं और 5 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं। और पाँचों के पाँचों जो है, इनफैक्ट 5 नहीं, मिचेल स्टार्क को आप हटा दो तो वो सारे जो है राइट हैंडेड ऑप्शन है। जैम्पल एक स्पिनर है, मैक्सवेल पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है, तो थोड़ी वैरायटी जरूर है। लेकिन इंडिया में हो रहा है, आई वुड लव टू हैव 1 मोर पार्ट टाइम स्पिनर, जो कि ट्रैविस हेड एड्रेस कर देता है उस प्रॉब्लम को। इसलिए ट्रैविस हेड इन माय ओपिनियन काफ़ी मिस करेंगे उसको। बट स्टिल दे हैव 7 बॉलिंग ऑप्शंस विच इज़ गुड इनफ, और 9 बैटिंग ऑप्शंस भी हैं। आई थिंक बहुत अच्छा बैलेंस है उनका। और इस टीम के अगेंस्ट इंडिया कैसा खेलती है, बहुत मतलब यहाँ पे अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है। इज देयर अ चांस कि ऑस्ट्रेलिया भी अपना प्रॉपर सेटअप में, जैसे वर्ल्ड कप में ही जाने वाले एग्जैक्ट सेटअप में यहाँ पे ना खिलाए? नहीं, आई थिंक खिलाएंगे यहाँ पे, बिकॉज वो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं खिलाया उन लोगों ने, तो काफ़ी वो चीज़ मिस आउट हो चुकी है। अब आखिरी के 3 मैचेस हैं वो ज़रूर खिलाएंगे। ओके, आई वुड लाइक टू बिलीव दैट। बट यहाँ से देखो, मैं तुम्हें बताया कितना स्ट्रॉन्ग इनका कॉम्बिनेशन है। अगर प्रेडिक्शंस की बात करें, क्या लगता है क्या रिजल्ट होने वाला है? यार आई थिंक फर्स्ट 2 में तो देयर इज अ जेन्युइन चांस कि हम दोनों हार सकते हैं, ऑल्दो आई वुड लाइक टू बिलीव कि हम एक जीत जाएंगे। एंड लास्ट वाला जो होगा वो भी बड़ा वो होगा, वो एकदम चैलेंजिंग होगा प्रॉपर। आई थिंक हम 2-1 हारेंगे। आई थिंक मुझे भी लगता है कि हम ज़्यादा चांस हारने का हमारा। एंड उसके पीछे का रीज़न ये कि हम जीतने के लिए जा भी नहीं रहे। पहले 2 ओडीआईज में हमारा पर्पस है प्लेयर्स को टेस्ट करना। सो जब हमारी इंटेंशन ही वैसे नहीं है तो हम एक्सपेक्टेशन भी वैसे क्यों लगाएं? सो आई वुड ऑल्सो से कि आई वुड गिव द एज टू ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का जीते का चांस है। एंड कोई इसमें कोई देखो यार, यही बात है ना यहाँ पे कि वो रिदम इफेक्ट हो जाएगी बस टीम की। बस ये अगर ये 2-0 3-0 हो जाता है तो दिस कैन कुछ ना कुछ लेवल, मेंटल लेवल पे कुछ ना कुछ ये चीज़ हैम्पर कर सकती है। आई होप नॉट, बिकॉज इंडिया ने आई होप कि वो मन बना लिया हो कि हम इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली हम हारेंगे ही। ओके, तो जीतना हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। आई थिंक अगर उस माइंडसेट से अगर वो लोग जा रहे हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगी।
एंड आई होप दे डोंट गेट अफेक्टेड बाय दिस, बिकॉज उसके बाद एनीवे वार्म अप मैचेस आने वाले हैं. तो देखो एक्सपोजर तो अच्छा मिल गया इंडिया को. एशिया कप को कितनी भी गाली दे लो, पाकिस्तान श्रीलंका 2 अच्छी टीम से एक्सपोजर मिला है. यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से एक वार्म अप मैच में एक्सपोजर मिल जाएगा. बची सिर्फ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, उनसे भी इवेंचुअली हम लोग वर्ल्ड कप में खेल ही लेंगे. राइट. बट 6 में से 4 टीम से आपको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है अगर, तो क्या बुरा है. सो यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव योर सेल्फ, टू टेस्ट योर सेल्फ. और वही आई थिंक वही मेंटालिटी से इंडिया पहले 2 ODIs में उतरने वाली है. ओके. सो रिजल्ट को हमें इतना फोकस नहीं करना चाहिए. वी शुड फोकस ऑन फाइंडिंग द आंसर्स टू आवर प्रॉब्लम्स. वो हमारा ऑब्जेक्टिव है. अगर वो सॉल्व हो गया तो नथिंग लाइक इट. जीतना इज अ बाय प्रोडक्ट. अगर आ गया तो आ गया. फॉर दिस सीरीज, फॉर द फर्स्ट 2 ODIs आई थिंक हम हर फैन को यहाँ पे उसी मेंटालिटी से जाना चाहिए. सो इसीलिए मैं भी प्रेडिक्ट करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ना भारी है. आई थिंक हम लोग सीरीज हारेंगे ये, बट दैट शुड नॉट बी आवर ऑब्जेक्टिव. उससे हमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो लेट्स सी भाई क्या होता है. एंड काफ़ी डिटेल पॉडकास्ट था ये भी. राइट. सो आई होप भाई सब लोगों को पसंद आया हो. आई एम श्योर कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि शायद डिसएग्री करें काफ़ी सारे क्रिकेट वाले ओपिनियन से. तो फील फ्री कि आप कमेंट्स में शेयर करो अपने ओपिनियंस. लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट. और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो भाई लाइक ऑफ कोर्स कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को. और बाकी वीडियो का तुम बता दो. जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो भी आपको एंड स्क्रीन में दिख जाएंगे. तो उस पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा.